गाड़ी राजधानी की ओर जाने वाली पक्की सड़क पर आसानी से चल रही थी। उनकी यात्रा अथोर के अभयारण्य में कुछ देर के लिए रुकी थी, सिर्फ अपनी अकादमी की वर्दी बदलने के लिए। अब डेमन और लिलिथ दोनों ही कुलीनों की औपचारिक पोशाक पहने हुए थे, जैसा कि राजधानी में उनके प्रवास के लिए अपेक्षित था। डेमन अपनी सीट पर पीछे की ओर झुक गया, उसे किसी भी संभावित खतरे की कोई चिंता नहीं थी। आखिरकार ये गोल्डन रोड ही थी, कोई साधारण सड़क नहीं, बल्कि अथोर के अभयारण्य को राजधानी से जोड़ने वाली सड़क। यहाँ कोई राक्षस नहीं थे। इस क्षेत्र में केवल दुष्ट वन से आए जानवर ही थे, तथा उस स्थान को एक शक्तिशाली अवरोध के पीछे बंद कर दिया गया था। आसपास कोई कालकोठरी भी नहीं थी। हालांकि वेलेरियन साहसी लोगों के लिए स्वर्ग है, फिर भी अधिकांश लोग केवल दुष्ट वन को चुनौती देने या धन कमाने के इच्छुक रईसों के लिए भाड़े के नौकर के रूप में काम करने के लिए ही आते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये सड़क सुरक्षित थी। कोई भी स्वस्थ दिमाग वाला व्यक्ति यहाँ परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वह आत्महत्या करने वाला न हो। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ती गई, डेमन के विचार लिलिथ द्वारा बताई गई कहानी की ओर लौटते गए। कुलीन समाज में निश्चित रूप से बहुत सारा नाटक होता था। अच्छा हुआ कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। वह ये सोचने से खुद को नहीं रोक सका कि आर्चड्यूक की बेटी मूर्ख थी। कौन अपनी सही समझ में किसी गरीब आदमी के साथ भागने के लिए विलासिता की गोद को त्याग देगा? वह ऐसा कभी नहीं करेगा। तो फिर उसके विचार उसके अपने जीवन की ओर मुड़ गए। आपके दिमाग में क्या है? लिलिथ की आवाज ने उसकी खामोशी को चीर दिया। उसने उसकी ओर देखा तक नहीं था। वह पूर्णतया संतुलित भाव से बैठी थी। उसने एक लंबा पन्ना हरा वस्त्र पहना हुआ था, जिस पर बड़े बड़े रत्न जड़े थे, एक हार, झुमके आदि। इस ड्रेस ने उनके कंधों को खुला छोड़ दिया था, जिससे उनकी चौड़ी क्लीवेज बमुश्किल ही दिख रही थी। उनकी कमर और कूल्हों पर खूबसूरती से जोर दिया गया था, फिर भी पूरी लंबाई वाला गाउन गरिमा और क्लास का एहसास दे रहा था। वह बहुत सुंदर लग रही थी। डेमन ने अपना सिर हिलाया। ज्यादा कुछ नहीं। लिलिथ की नज़र उसके पहनावे पर पड़ी। एक काला सूट जैकेट, एक ग्रे डबल ब्रेस्टेड बनियान और उसके नीचे एक काली ड्रेस शर्ट। एक ब्रोच और चमकदार कफलिंग्स ने इस लुक को पूरा किया। वह एक सुंदर युवा स्वामी की तरह लग रहा था। लिलिथ हंसी। क्या आप मेरी तारीफ नहीं करेंगे? एक सज्जन व्यक्ति तो करेगा। डेमन ने उसकी ओर देखा, घूरने की कोशिश नहीं की। माफ कीजिए, मैं सज्जन व्यक्ति नहीं हूँ। उसने अपनी आंखें घुमाईं। मुझे लगता है कि मुझे इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई लड़की आपको इस रवैये से पसंद करेगी। जो मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे भी वे पसंद नहीं हैं। लिलिथ ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या हमारे पास वास्तव में इसके लिए समय है? हमारे पास चर्चा करने के लिए और भी महत्वपूर्ण मामले हैं। उसने आह भरी। मैं मजाक कर रहा था, लेकिन ठीक है। वह थोड़ा पीछे झुक गई। लेडी मॉर्गन कल शाम यहाँ आएंगी, जिसका मतलब है कि आज रात और कल दोपहर का ज़्यादातर समय हमारे पास है। इस दौरान हम आपकी परछाई को पोषण देंगे और आपको मजबूत बनने में मदद करेंगे। डेमन ने सिर हिलाया। ठीक है, और फिर क्या? लिलिथ ने सोचते हुए अपनी थोड़ी थपथपाई। क्विक हैंड कितना अमीर था ये देखकर मैं उन्हें लूटने के बारे में सोच रहा था। डेमन ने अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, क्या ये बात एक कुलीन महिला को कहनी चाहिए? लिलिथ मुस्कुराई। वह मुस्कुराया। मैं इस जगह को जानता हूँ। लिलिथ ने लापरवाही से अपने बालों को एक तरफ कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। उसके बाद हमारे पास दिन भर करने के लिए कुछ नहीं बचेगा, इसलिए मुझे लगता है कि हम इसे जैसे चाहें वैसे बिता सकते हैं। हालांकि हमारे लिए साथ रहना ही सबसे अच्छा होगा, इसलिए आप जो भी करें ध्यान रखें, मैं वहां मौजूद रहूंगा। डेमन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, लेकिन सिर हिला दिया। चूंकि वे राजधानी जा रहे थे और उसके पास कुछ पैसे थे, इसलिए वह अपनी बहन के लिए कुछ चीजें खरीदना चाहता था। उन्होंने बातचीत के लिए आइरिस और उसके लिए पेजर लाने की भी योजना बनाई। सबसे बढ़कर वह सचमुच उसे देखना चाहता था। उसने अपनी अभिव्यक्ति तटस्थ रखी, लेकिन उसका मन तेजी से चल रहा था। क्या लिलिथ एस्ट्रानोवा को हीलिंग इंस्टीट्यूट में अपने साथ लाना एक अच्छा विचार था? तो फिर उसे लूना को देखने का दूसरा मौका कब मिलेगा? इसके अलावा अगर उसने उसे लिलिथ से छिपाने की कोशिश भी की तो कोई बात नहीं, उसके जैसी किसी को तो पता चल ही जाएगा। वास्तव में वह शायद पहले से ही जानती है। डेमन की नज़रें लिलिथ पर पड़ीं। हाँ, करती है, इसीलिए उसने ये सुझाव दिया। धूर्त औरत। वह निश्चित नहीं था कि उसे आभारी महसूस करना चाहिए या भयभीत होना चाहिए। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। तुम्हें पता था, है ना? लिलिथ गाड़ी की सीट पर पीछे झुक गई और हल्की सी मुस्कुराए। हाँ हाँ, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी लड़की लगती है। मुझे हैरानी है कि वह तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति से संबंधित है। डेमन ने भौहें उठाईं।
आपने मेरी पृष्ठभूमि के बारे में कितना पता लगाया? लिलिथ ने अपना सिर हिलाया। ज्यादा नहीं, मैंने ज्यादा गहराई से नहीं खोजा, सिर्फ तुम्हारी बहन के बारे में। डेमन ने हल्की सी चिढ़कर सांस छोड़ी। उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करने के बारे में सोचना भी मत, वरना इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लिलिथ हंसी। मैंने तो इसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा होगा। डेमन खिड़की की ओर मुड़ा और दुनिया को धुंधलाता हुआ देखने लगा। कल जब वह लूना को देखेगा तो उसे फ्लोरा एस्टन से मिलना होगा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। बस अपनी बहन को फिर से देखने का विचार, लेकिन उस विचार के साथ ही चिंता की एक झलक भी आए। वह कैसी थी? आखिरी बार जब उसने उसे देखा था, आखिरी बार जब उसने उससे बात की थी, वह मौत के कगार पर थी। उस समय वह बहुत डर गया था, बहुत हताश। अब समय बीत चुका था, सभी चीजें फीकी पड़ जाती हैं। उसका ध्यान उस समाधि लेख की अंतिम पंक्तियों की ओर चला गया, जिसका वह इतने वर्षों से अनुसरण करता आ रहा था। वह सबसे बुरे दौर से बच गया था, या शायद सबसे बुरा समय अभी आना बाकी था। सब कुछ मार्कस को हर चीज के लिए दोषी ठहराने की उसकी योजना पर टिका था। उन्होंने अकाट्य साक्ष्य छोड़े थे, ऐसे साक्ष्य जो अकादमी को अब तक प्राप्त हो गए होंगे। जहां तक अन्य लोगों के परिवारों का प्रश्न है, वे शीघ्र ही अकादमी पहुंच जाएंगे। उसका काम केवल लेडी मार्गन को वहां पहुंचाना था। दुनिया भर में लंबी यात्रा करने के बाद, वोयेज महाद्वीप से सोल्थियन तक का सफर तय करने के बाद, वह अपने बेटे की मौत का कारण जानने के लिए उत्सुक थी। और विडंबना, उसका स्वागत उसके हत्यारे द्वारा किया जाएगा। डेमन ने शांत सांस छोड़ी। ये क्रूर, लौकिक तरीके से लगभग हास्यास्पद था। उसने सोचा कि उसके साथ उसका व्यवहार सबसे अच्छा होना चाहिए। वेलेरियन एक विशाल शहर था, जिसकी ऊंची सफ़ेद दीवारें और आसमान तक ऊंचे शिखर थे। चौड़ी सड़कों और पक्के रास्तों वाला एक विशाल महानगर, जिसने रेलमार्गों को अपनी डिज़ाइन में सहजता से समाहित कर रखा था, जो शहरी नियोजन में उसकी महारत का प्रमाण था। सड़कें चहल पहल से गुलजार थीं, गाड़ियां गुजरती हुई, व्यापारी अपना सामान बेचते हुए, और पैदल यात्री अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी में व्यस्त। यह एक ऐसा शहर था जो कभी सोता नहीं था, फिर भी अपनी निरंतर गतिविधियों के बावजूद इसकी सुंदरता कम नहीं हुई। हालांकि इस शानदार शहर की भी अपनी छायाएं थीं, इसकी झुग्गियां। डेमन ये सब अच्छी तरह जानता था। वह वहां रहता था, एक जर्जर घर, ठंड से बचने के लिए एक आश्रय से ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उसके ज्यादातर दिन सड़कों पर ही बीते थे। वह अच्छी तरह जानता था कि वेलेरियन कितना क्रूर हो सकता है। यदि आप यहाँ सफल हो सकते हैं, तो आप कहीं भी सफल हो सकते हैं। लेकिन अधिकांश लोगों ने ऐसा नहीं किया। इस शहर में उन लोगों के प्रति कोई दया नहीं थी जो अनुकूलन नहीं कर सकते थे। डेमन ने गाड़ी की खिड़की से बाहर देखा, उसका मन भटक रहा था। पिछली बार जब वह वेलेरियन से निकला था, तो वह रात के अंधेरे में चिथड़े पहने हुए सीवरों से होकर निकला था। अब वह विलासिता से सजे, धन से सुसज्जित एक गाड़ी में बैठे हुए इस शक्तिशाली शहर में लौट रहा था और वह भीड़भाड़ वाली सड़कों को गुजरते हुए देख रहा था। फिर भी वह इसे गौरव की वापसी नहीं कह सकते। जैसे ही उदासी छाने लगी, उसकी आंखें नम हो गईं। ये खट्टा चेहरा क्यों? लिलिथ की आवाज़ सुनकर डेमन ने आह भरी। कुछ नहीं, बस जब मैं पहली बार वेलेरियन आया था, तो मैं मोक्ष की तलाश में था, वह बुदबुदाया। मैं अपने उत्पीड़कों से आज़ाद होना चाहता था, और जीने की कोई वजह ढूंढना चाहता था। लिलिथ ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें वह मिला? वह मंद मुस्कुराया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे तो बस नए उत्पीड़क मिले, और काश मैंने सब कुछ खत्म कर दिया होता। उसकी आवाज़ स्थिर थी, लेकिन उसमें कुछ दूरी थी। या इससे भी बेहतर, कि मैं कभी पैदा ही न हुआ होता। लिलिथ ने आह भरी। उसे उसके शब्द बहुत गंभीर लगे, हालांकि उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। अब आप उत्पीड़न से मुक्त हैं, है ना? डेमन ने अपना सिर हिलाया। मैं उस दिन से स्वतंत्र हो गई, जब मैंने अपना सिर झुकाने और किसी को मेरी गरिमा और आत्मसम्मान को कुचलने देने से इनकार कर दिया। उनका स्वर तो शांत था, लेकिन उनके शब्दों में एक शांत अवज्ञा थी। अगर मुझे खुद को मारना ही होता, तो क्या अपनी मौत से डरे बिना जीना बेहतर नहीं होता? मैं ऐसे जीता था जैसे मैं पहले ही मर चुका हूं, इसलिए मैंने कुछ भी करने का साहस किया। लिलिथ ने अपनी नज़र बाहर के हलचल भरे शहर की ओर घुमाई। क्यों? डेमन ने उपहास किया। वे मुझसे और क्या ले सकते थे, सिवा मेरी छोटी सी जान के? उसकी आवाज़ ठंडी थी, पर कड़वी नहीं, बस एक सच्चाई बयान कर रही थी। एक अनाथ की बेकार जिंदगी जिसके नाम पर कुछ भी नहीं है। लिलिथ ने आह भरी। आपकी बहन के बारे में क्या? डेमन ने अपना सिर गाड़ी के शीशे पर टिका दिया। उसकी सांस से सतह पर हल्का सा कोहरा छा रहा था। वही वजह थी जिसकी वजह से मैं डटा रहा, उसने स्वीकार किया। और क्या वजह होती मेरे पास डटे रहने की?
लिलिथ धीरे से मुस्कुराए। वह तुम्हारा बहाना थी, इसे उसके बारे में मत बनाओ। डैमन हंसा। ठीक है, वह मेरा बहाना थी। उसकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई, फुसफुसाहट से थोड़ी ऊपर। मेरी छोटी सी जान बिना कीमत के नहीं ली जाएगी। गाड़ी शहर के बाहरी इलाकों से गुजरती हुई राजधानी के अंदरूनी इलाके में तेजी से पहुंच रही थी। ये रईसों और अति धनवानों का इलाका था, एक ऐसी जगह जहां दौलत कानून तय करती थी और ताकतवर लोग बिना किसी कार्रवाई के आज़ादी से घूमते थे। डैमन पहले भी कई बार यहां आ चुका था, क्विक हैंड के लिए काम चलाना या किसी अनजान अमीर मूर्ख की जेब काटने की कोशिश करना जिसके पास बहुत कम या सीमांत सुरक्षा हो, जहां परिणाम बहुत अधिक गंभीर न हो। लेकिन उसके मन में ये जगह गली के चूहों के लिए सबसे खतरनाक थी। यहाँ के गार्ड किसी भी आवारा व्यक्ति को बिना सोचे समझे पीट पीट कर मार सकते थे। तो डैमन को एक रास्ता मिल गया था। वह यहाँ आते ही महंगे कपड़े चुरा लेता और उन्हें पहन लेता। इस तरह अगर गश्ती दल को शक होता कि वह कोई छोटा मोटा चोर है, तो वे उसे बेरहमी से नहीं मारते। और कुछ समय तक ये काम कर गया। अधिकांश समय वह चोरी करने के लिए वहां नहीं होता था, केवल कोडित संदेश पहुंचाता था तथा बैक टू बैक के नाम से जाने जाने वाले एक योगिनी के लिए एक डिस्पोजेबल मोहरे के रूप में कार्य करता था। यह उसका असली नाम नहीं था, बस एक उपनाम था। कोई भी उसका असली नाम नहीं जानता था, बस इतना पता था कि वह ओरवास से था, हरा भरा महाद्वीप। उन्हें बैक टू बैक इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका निशाना कभी चूकता नहीं था। वे लगातार 2 निशानों पर निशाना साधते थे और धनुष चलाने का उनका हुनर जानलेवा था। कोई भी उसके वर्ग को नहीं जानता था, उसने कभी किसी को बताया नहीं। लेकिन पहली कक्षा में ही वह पहले से ही शक्तिशाली था। डैमन ने उपहास किया। उस मनहूस एल्फ के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। यह एक कुत्ते खाओ कुत्ते की दुनिया थी। बैक टू बैक जितनी बार उसका इस्तेमाल हुआ था वह अविश्वसनीय था, और हर रात बचने के बाद डैमन उसे जान से मारने की कसम खाता था। फिर भी हर बार जब वह योगिनी से भिड़ता तो जवाब एक ही होता, कोई शाश्वत मित्रता नहीं होती, केवल शाश्वत लाभ होते हैं। बैक टू बैक इसी तरह का आदमी था, एक भाड़े का सिपाही जो क्विक हैंड के लिए काम करता था, वफादारी के लिए नहीं बल्कि केवल पैसे के लिए। डैमन उससे नफरत करता था, और फिर भी उसने उससे बहुत कुछ सीखा था। एक बात तो यह है कि बैक टू बैक ही वह व्यक्ति था जिसने डैमन को तीरंदाजी सिखाई थी। जहां तक उसके खंजर कौशल का सवाल है, तो एल्फ ने उसे प्रशिक्षित नहीं किया था, लेकिन डैमन ने ये देखकर कि वह कैसे लड़ता है, 1-2 बातें सीख ली थीं। डैमन पहले से ही अंतर्मुखी था, वर्षों के आघात ने ये सुनिश्चित कर दिया था। लेकिन बैक टू बैक ने इसे और बदतर बना दिया। उनका रिश्ता अजीब था। ये बताना कठिन था कि वे एक दूसरे से नफरत करते थे या फिर एक दूसरे को सहन करते थे। बैक टू बैक ने डैमन के जीवन को अनगिनत बार खतरे में डाल दिया था, उससे भी अधिक विश्वासघात किया, लेकिन कुछ दुर्लभ अवसरों पर उसने उसे भी बचाया था। फिर भी डैमन भूला नहीं था, और वर्षों की शिकायत के बाद वह बैक टू बैक को मारने के लिए लिलिथ एस्ट्रानोवा की शक्ति का लाभ उठाएगा। यह विडंबनापूर्ण था कि अपने ही गुरु की हत्या कर दी गई, लेकिन ये योगिनी के अपने दर्शन के साथ पूरी तरह से मेल खाता है। कोई भी मित्रता शाश्वत नहीं होती। डैमन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, उसकी गहरी आंखें भयावह इरादे से चमक रही थीं। गाड़ी धीरे धीरे रुक गई। वे एक शानदार लॉज में रुके जिसका भुगतान स्पष्टतः लिलिथ ने किया था। यदि डैमन की चलती तो वह पैसे लेकर साहसी लोगों के लिए पसंदीदा सराय ढूंढ लेता, या यदि वह अपनी मितव्ययिता को और आगे ले जाना चाहता तो वह उसी जर्जर घर में सोता जिसमें वह कभी अपनी बहन के साथ रहता था। लेकिन अफसोस, लिलिथ को इसकी कीमत चुकानी पड़ी, और एक उच्च कुलीन होने के नाते वह ऐसी जगह कभी नहीं सोएगी। इससे भी अधिक उसका उससे अलग होने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसने उसके लिए एक स्वीट ले लिया। अपने भले के लिए बहुत ईमानदार, डैमन ये बताने से खुद को नहीं रोक सका कि कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। वास्तव में इस चीज़ के आकार को देखते हुए वह चाहते थे कि वे एक ही कमरे में रहें, लेकिन लिलिथ ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उस विचार को खारिज कर दिया। उसे याद दिलाना पड़ा कि वह पहले भी उसकी नंगी पीठ देख चुका है। इससे उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। फिर भी वह शिकायत नहीं कर रहा था, यह उसका पैसा था। यदि वह सोचती थी कि उसे भुगतान करने के कारण वह दोषी महसूस करेगा तो उसे निराशा ही हाथ लगेगी। क्या एक पुरुष को एक महिला को भुगतान करने देने में गर्व महसूस होता है? डैमन के पास कोई नहीं था, और इस तरह उनके पास खुद के लिए एक विशाल स्वीट था। खुली खिड़की के पास खड़े होकर उसने वैलेरियन की विशाल मीनारों को देखा। शहर की रोशनियां उसके सामने अंतहीन रूप से फैली हुई थीं।
लेकिन उनका ध्यान दृश्य पर नहीं था, यह उसके खंजर पर था, या यूं कहें कि वह जहर की शीशी पर, जिसके मूठ पर वह जहर डाल रहा था। एक नहीं, बल्कि हर जहर जो वह इस्तेमाल कर सकता था, प्रत्येक को मारने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आखिरकार उनका लक्ष्य प्रथम श्रेणी की उन्नति ही था, और डेमन उससे निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से लड़ना चाहता था। पब फ्यूचर एड्स। लिलिथ से उसे पकड़कर रखने के लिए कहकर उसने उस पर जहरीली खंजर से वार किया। जैसे जैसे उसका लक्ष्य धीरे धीरे कमजोर होता गया, और जब वह मृत्यु के कगार पर था, उनका सम्मानजनक द्वंद्व शुरू होगा। ये बैक टू बैक के खिलाफ उसका बदला होगा। उनका रिश्ता कभी भी मार्गदर्शन का नहीं था, यह उपयोगिता पर आधारित था। बैक टू बैक ने डेमन को कभी भी एक मित्र या छात्र के रूप में नहीं देखा, केवल एक डिस्पोजेबल उपकरण के रूप में। डेमन उससे नफरत करने के बावजूद बार बार उसके पास आता रहा, क्योंकि किसी स्तर पर उसने जो कुछ सीखा था उसके मूल्य को पहचान लिया था। यह एक दुष्चक्र था, इस्तेमाल करें, धोखा दें, त्यागें, दोहराएं, लेकिन इसने डेमन को वह आकार दिया जो वह अब है, अस्तित्व और हेरफेर का एक विषैला चक्र। और अब अंतिम हिसाब किताब। यही कारण था कि डेमन को लगातार लड़ना पड़ा, न कि सिर्फ उसे मारना पड़ा। ये पुराने हिसाब चुकता करने के लिए था, और यद्यपि द्वंद्व एक तरफा होगा क्योंकि डेमन धोखा दे रहा था, यह उसका समापन पाने का तरीका होगा। और शायद दुखी योगिनी को समझना। जैसे ही डेमन ने सावधानीपूर्वक अपने 2 खंजरों में जहर भरा, उसके कमरे का दरवाजा खुल गया। लिलिथ एस्ट्रानोवा एक बड़ा सा लुढ़का हुआ कागज का टुकड़ा लेकर अंदर आई। उसने उसकी ओर देखा, उसकी पन्ने जैसी आंखें सिकुड़ गईं। क्या मुझे पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं? डेमन ने ऊपर देखने की जहमत नहीं उठाई। उसने अपना काम जारी रखा और अब अपने शापित अयस्क तीरों पर भी उसी घातक मिश्रण की परत चढ़ा दी। ये कैसा लग रहा है? वह बुदबुदाया। मैं किसी के साथ जिंदगी मौत के द्वंद्व की तैयारी कर रहा हूँ। प्रथम श्रेणी की उन्नति में। लिलिथ ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। पब फ्यूचर एड्स। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने मजबूत हो कि अपनी परछाई के बिना भी ऐसा कर सकोगे। वह आखिरी तीर तक पहुंची और उसे वापस तरकश में रखने से पहले थोड़ी देर उसका निरीक्षण किया। डेमन मुस्कुराया। ओह, मेरे पास तो इससे भी बेहतर कुछ है। उसने भौहें उठाईं। और वह क्या है? क्या आपने इतनी शक्ति के साथ कोई नया कौशल या क्षमता हासिल की है? उसने उसके सिर को हिलाकर रख दिया। नहीं, लेकिन तुम मेरे पास हो। लिलिथ के होंठ थोड़े मुड़ गए। मुझे? हाँ, तुम उसे मेरे लिए नीचे गिरा दो ताकि मैं उसे जहर देकर बुरी तरह घायल कर सकूं। फिर हम द्वंद्व युद्ध शुरू कर सकते हैं। वह हंसी। यह अपमानजनक है। डेमन ने अपनी आंखें घुमाईं। खेल के मैदान को समतल करना सम्मानजनक है। और तो क्या, मेरे लिए सम्मान का कोई मतलब नहीं है। आप युद्ध सम्मानजनक बनकर नहीं जीतते, आप अपने दुश्मनों को मारकर जीतते हैं। लिलिथ ने सिर हिलाते हुए आह भरी। तो क्या अब किसी को पकड़कर जहर देना युद्ध हो गया है? ये कितना आधुनिक है। वह बिस्तर के पास गई और कागज को खोला जो एक नक्शा था। मैं इसे अपने दिमाग में रखूंगा। उसने उसे इशारा किया। यहाँ आओ। डेमन ने अपने तीरों को व्यवस्थित करना समाप्त किया, फिर आगे बढ़ा। उसकी नज़रें नक्शे पर टिकी थीं। ये वैलेरियन का विस्तृत लेआउट था। जो भी करना है, आज रात ही करना है, लिलिथ ने कहा। तुमने कहा था कि तुम्हें एक अच्छी जगह पता है जहां हम उनकी सारी चीजें ले सकते हैं, और तुम्हारी परछाई को भी खाना खिला सकते हैं। डेमन ने नक्शे के एक हिस्से की ओर इशारा करते हुए सिर हिलाया। यही क्विक हैंड अपने धन का एक बड़ा हिस्सा रखता है, न सिर्फ अपना, बल्कि अपने मूल संगठन का भी, चरकटा परिवार का, और विस्तार से विस्काउंट का भी। लिलिथ की आंखें जिज्ञासा से चमक उठीं। क्या आप सचमुच इस जगह पर हमला करना चाहते हैं? डेमन ने उसकी नज़र से नज़र मिलाई। ये स्थान है साम्राज्यवादी संगठनों से घिरा हुआ। उसने अपनी बात पूरी की। अगर आपको किसी पेड़ को छिपाना है तो जंगल में ही छिपाएं। उस जगह की रखवाली बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन सच कहूं तो उन्हें ज्यादा पहरेदारों की जरूरत नहीं है। उसने नक्शे पर अपनी उंगली फिराई और एक प्रतीक पर रुक गया, एक तलवार और ढाल। उनके नाइट्स का मुख्यालय बिल्कुल पास में ही है। वहां कोई भी परेशानी नहीं पैदा कर सकता, या यहां तक कि यह शक भी नहीं कर सकता कि कोई आपराधिक संगठन उस इलाके में अपना खजाना रखता है। इसीलिए वहां कोई जादुई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। उत्तर में उनके पास मंदिर सूबा की एक उच्च शाखा है। पश्चिम की ओर, लिलिथ ने अपनी ठोड़ी को हाथ पर टिकाते हुए कहा, इंपीरियल टैक्स ऑफिस। डेमन ने सिर हिलाया। कोई भी उस जगह पर छापा मारने के बारे में कभी नहीं सोचेगा। किसी को ये शक भी नहीं होगा कि कोई तस्कर गिरोह अपना माल वहां रखता है। जहां तक इस बात का सवाल है कि उन्होंने ऐसी जगह जमीन कैसे हासिल की, ये तो विस्काउंट का काम है।
लिलिथ की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। और हम अंदर कैसे जाएंगे? उनकी नज़र हर जगह है। पैदल या चुपके से अंदर जाना मुश्किल होगा। अगर हम कोई गड़बड़ी करेंगे तो हम फंस जाएंगे। डेमन ने उसकी ओर देखा। बिल्कुल, तो हम ये कैसे करेंगे? लिलिथ मुस्कुराया। वहाँ चलें। हम ऐसा क्यों करेंगे? उसने अपना सिर झुका लिया, उसकी पन्ने जैसी आंखों में खुशी की झलक थी। उनके पास कोई जादुई सुरक्षा नहीं है, तो क्यों न हम खुद को अंदर जाने दें? टेलीपोर्ट करके। वह थोड़ा झुकी, उसकी आवाज़ मधुर हो गई। आखिरकार, मैं शून्य की पुजारिन हूँ। एक युवा योगिनी बक्सों के एक ऊंचे ढेर पर बैठा था, उसके लंबे सुनहरे बाल हवेली की बड़ी खिड़कियों से आती चांदनी में चमक रहे थे। जगह थोड़ी धूल भरी थी, लेकिन उसने एक खिड़की खोल रखी थी जिससे रात की ठंडी हवा अंदर आ रही थी। उसके तीखे, सुंदर चेहरे पर एक उदास भाव छाया हुआ था। उन्होंने कोहनियों और घुटनों पर धातु की प्लेटों से मजबूत एक मुलायम अंगरखा पहना हुआ था। एक सुंदर ढंग से गढ़ा हुआ धनुष उनकी बगल में टिका हुआ था और उनकी पीठ पर एक तरकश लटका हुआ था जिसमें बस कुछ ही तीर थे। उनकी कमर पर आसानी से पहुंच सकने वाली 2 खंजरें बंधी हुई थीं। उनके गले में, उनके कॉलर के नीचे, एक चांदी का पेंडेंट लटका हुआ था जिस पर 2 छोटे ब्लेड एक दूसरे को क्रॉस करके उकेरे गए थे। जैसे ही उसने भव्य हॉल में बिखरे 5 अन्य लोगों की हलचल महसूस की, उसके मुंह से एक धीमी आह निकली। ऊंची छत और मंद मोमबत्ती की रोशनी ताश के पत्तों के खेल में व्यस्त आकृतियों को मुश्किल से ही रोशन कर पा रही थी, लेकिन इसका उसके मूड पर कोई असर नहीं पड़ा। माकिया मर चुका है। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। क्या तुम्हें ये पता था, छोटू? तुम्हें उसे मारने का अपना वादा पूरा करने का मौका भी नहीं मिला। उसके विचार एक जिद्दी, उद्दंड लड़के की ओर खींच गए जो चाहे कितनी भी मार खाए, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हो, अपना सिर झुकाने को तैयार नहीं था। उसकी बर्फीली नीली आंखें हमेशा अदम्य साहस से जलती रहीं, टूटने को तैयार नहीं थीं। बैक टू बैक ने फिर आह भरी। वह लड़का 1.5 महीने से ज्यादा समय से गायब था। क्विक हैंड के बाकी लोग पहले ही मान चुके थे कि वह मर चुका है। आखिर उस छोटे जेब कतरे को और कहाँ भागना था। लेकिन वह इतना आश्वस्त नहीं था। वो छोटा सा बच्चा इतनी आसानी से नहीं मरता। कम से कम चुपचाप तो नहीं। अगर मरता भी तो अपने संघर्षों की खामोश लहरें छोड़ जाता। या फिर एक बड़ा खूनी धमाका। उसके मुंह से एक धीमी सी हंसी निकली। उसकी पहली मुलाकात डेमन ग्रे से तब हुई जब वह लड़का बिना किसी सुरक्षा राशि दिए बेतहाशा जेबकतरी करने लगा था। उस समय बैक टू बैक को इसकी कोई परवाह नहीं थी। बस एक और आवारा चूहा जो या तो मर जाएगा या भुला दिया जाएगा। लेकिन डेमन अलग था। दिन प्रतिदिन पिटने के बाद भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसने कभी भीख नहीं मांगी। कितना कठिन छोटा सा शैतान। तभी बैक टू बैक को एहसास हुआ कि इस बच्चे में कुछ ऐसा है जो ज्यादातर लोगों में नहीं है, आग, धैर्य और थोड़ा पागलपन। उत्सुकतावश वह जब भी मौका मिलता लड़के का इस्तेमाल करता, उसे धकेलता, उसकी परीक्षा लेता। और किसी तरह वह छोटा सा बच्चा खुद को ढाल लेता। उसने तेजी से सीखा, बहुत तेजी से। चालाक, निर्दयी, वह एक असली सनकी इंसान बनता जा रहा था। अगर उसके जैसे किसी को खून का स्वाद मिल जाए तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे। यह ऐसी बात थी जिस पर बैक टू बैक का दृढ़ विश्वास था। शायद यह उसके अभिभावक के रूप में पिछले जीवन का कोई विकृत अवशेष था, या शायद वह उस लड़के को राक्षस बनते नहीं देखना चाहता था। बहरहाल उसने ये सुनिश्चित किया कि डेमन के हाथ यथासंभव लंबे समय तक साफ रहें। लेकिन यह अपरिहार्य था। एक दिन वह लड़का समस्या बन जाएगा। बैक टू बैक ने उसे तीरंदाजी सिखाई थी, उम्मीद थी कि इससे उसका लापरवाह स्वभाव शांत हो जाएगा। लेकिन डेमन ने खुद जो तलवारबाजी का अभ्यास किया था वह लगातार खतरनाक होता जा रहा था। हर दिन वह लड़का तकनीकों को जोड़ता गया और अपनी अदम्य इच्छाशक्ति से बुनियादी तकनीकों को पार करता गया। इसलिए उसने उस लड़के को यकीन दिला दिया कि तलवार चलाने में उसकी कोई प्रतिभा नहीं है, कि यह समय की बर्बादी है। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसने उसे गुमराह किया, अपनी कुशलता का प्रदर्शन करके, डेमन के मन में संदेह पैदा करके। इसने काम किया। डेमन ने अंततः तीरंदाजी सीखी, खून पसीने से सीखी। कभी कभी इस प्रक्रिया में वह लगभग मरते मरते बचा, लेकिन फिर भी उसका दुष्ट स्वभाव धनुष के पीछे नहीं छिप सका। बैक टू बैक ने इसे उस लड़के के लड़ने के तरीके में, उसके क्रूर खंजर कला के निर्माण के तरीके में देखा था। संसार के लिए सौभाग्य की बात है कि देवी दयालु थीं। लड़के का मन बहुत कम था, वह ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। फिर भी आज की रात कुछ गलत लगी। बैक टू बैक के मन में एक बेचैनी सी बनी हुई थी। वह रेलिंग पर टिककर खड़ा हो गया। अन्यथा मैं इतना उदास क्यों होता? शायद मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वह छोटा सा आदमी मुझे मारने का अपना वादा पूरा करने के लिए वापस आ रहा है।
यह विचार सुनकर वह हंस पड़ा। क्या ये कोई बड़ी बात नहीं होगी? कुछ ही सालों बाद उस लड़के ने उसे मार डाला। फिर भी कहीं न कहीं वह छोटा सा दानव अब किसी और की समस्या था। आशा है किसी ने उसे वश में कर लिया होगा। यद्यपि शायद वे उसकी लाश को वश में कर सकें, लेकिन उसकी आत्मा को कभी नहीं। ताश खेल रहे लोगों में से एक व्यक्ति उठा और अंदर जाने वाले दरवाजे की ओर जाने से पहले अपने शरीर को तान लिया जो शौचालय की ओर जाता था। बैक टू बैक जम्हाई लेते हुए छाया में कदम रख दिया। ये स्थान मानव शक्ति की बर्बादी है। 6 प्रथम श्रेणी के अग्रिम योद्धा ऐसी जगह तैनात थे जहां कोई लूटने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ये हवेली कड़ी सुरक्षा वाली शाही सुविधाओं से घिरी हुई थी, और अगर किसी को पता भी हो, कौन इतना मूर्ख होगा कि चरकटा परिवार से चोरी करेगा, या इससे भी बदतर विस्काउंट। जो भी मूर्खतापूर्वक ऐसा प्रयास करेगा वह आत्मघाती होगा। इस जगह के अंदर धन की मात्रा चौंका देने वाली थी। लाखों अवैध ज़ेनी, जादुई क्रिस्टल, दुर्लभ अयस्क, अमूल्य कलाकृतियां, आभूषण, संपत्ति के कार्य। एक चोर का सपना या कब्रिस्तान। बैक टू बैक फिर से जम्हाई ली, सतर्क रहने की जहमत नहीं उठाए। जब तक एक हल्की कराह, एक धमाका, किसी शरीर के फर्श से टकराने की आवाज, इससे पहले कि वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता, दुनिया चमक उठी। हवा में एक अंधकार में लहर दौड़ गई, क्योंकि पूरा भवन एक अंतरिक्ष अवरोध के अंदर बंद कर दिया गया था। उसने ऊपर देखा, उस दीवार के उस पार जगमगाती दुनिया की ओर, जो अब दूर और अगम्य थी। बाहरी दुनिया कट चुकी थी, अब सिर्फ सीलबंद हवेली का ठंडा सन्नाटा रह गया था। तभी उसने 2 कदमों की आहट सुनी, धीमी, जानबूझकर। जैसे ही उसने तीर को धीरे से पीछे खींचा, उसकी उंगलियां धनुष की डोरी पर कस गईं। उसकी नजर आने वाली आवाज़ों के स्रोत पर टिकी हुई थी। उसके आसपास के बाकी लोगों ने भी प्रतिक्रिया व्यक्त की और उत्सुकता से अपने हथियार निकाल लिए। उनमें से एक ने बाहर से इशारा करने की कोशिश की, लेकिन वह बेकार रहा। अंतरिक्ष पूरी तरह से टूट गया था। बैक टू बैक ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि अंततः घुसपैठियों ने खुद को प्रकट कर दिया। एक युवक और एक युवती कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए आगे बढ़े। उस आदमी की उपस्थिति शांत मगर ठंडी थी, और उसकी मुट्ठी में एक खंजर चमक रहा था, ताज़ा खून से लथपथ। कमरे में मौजूद दूसरे लोग तनाव में आ गए, उनके हथियार और मजबूत हो गए। नए लोगों को देखते हुए उनकी आंखों में सावधानी छा गई। फिर युवक ने अपना सिर उठाया, उसकी नज़र धीमी, जानबूझकर गति के साथ बैक टू बैक पर टिक गई। एक ठंडी मुस्कान उसके होठों को छू गई। हेलो, बैक टू बैक। उसके स्वर में व्याप्त परिचितता से वातावरण में ठंडक फैल गई। मैं अपना वादा पूरा करने के लिए यहाँ हूँ। वह रुक गया, उसकी पैनी आंखें घातक इरादे से चमक रही थीं। तुम्हें मारने के लिए। बैक टू बैक ने अपना धनुष स्थिर रखा, उसका चेहरा अजीब तरह से भावशून्य था। लड़का बदल गया था, वह बता सकता था नहीं, उसने महसूस किया। टूटी खिड़कियों से छनकर आती पीली चांदनी में उसकी आंखों में प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसकी कभी बर्फीली नीली आंखें गायब हो गई थीं। उनकी जगह स्याह काले रंग के तालाब थे, जिनमें गर्मी नहीं थी, जिनमें झिझक नहीं थी। बैक टू बैक ने अपना जबड़ा भींच लिया, रीढ़ की हड्डी से बहते ठंडे पसीने को दबाते हुए। लड़के के कपड़े अब गली के चूहे के फटे पुराने कपड़े नहीं थे। उसने बारीक बुने हुए, महंगे और अच्छी तरह से सिले हुए कपड़े पहने थे, जिससे वह एक रईस लग रहा था। उसका रूप रंग साफ सुथरा था, यहाँ तक कि सुंदर भी। लेकिन इनमें से कोई भी बात मायने नहीं रखती थी। बैक टू बैक के पेट में सचमुच जो बात कसक पैदा कर रही थी, वह थी उसके बगल में बैठी महिला की संयमित आभा। वह लंबी खड़ी थी, उसके लंबे लाल बाल कंधों तक लहरा रहे थे, उसकी पन्ने जैसी आंखों में लगभग सहज उदासीनता झलक रही थी। उसके कपड़ों से सजे आभूषण उसकी हैसियत की पुष्टि कर रहे थे, निःसंदेह एक कुलीन महिला। और इससे भी बुरी बात यह थी कि वह 3य श्रेणी की एडवांसमेंट में थी। मौत की सज़ा। बैक टू बैक ने अपना ध्यान उस पर ही केंद्रित रखा। लड़ना बेकार था, अगर वे लड़ेंगे तो मर जाएंगे। उसे समय चाहिए था, सोचने का समय, भागने का समय। उसकी नज़र दूसरे आदमियों पर पड़ी। वे पहले ही अपनी आभा छोड़ चुके थे, युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्हें भी पता था आज रात उनकी मौत होने वाली है। पीठ से टपकते पसीने के बावजूद वह मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। छोटू, बहुत देर हो गई। उसकी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ाई, पर उसने जल्दी से उसे संभाला। क्या तुम्हें मेरी याद आए? मुझे पता था कि तुम मरे नहीं हो। डैमन की काली पड़ चुकी आंखें उस पर टिकी रहीं, अविचलित। 5 प्रथम श्रेणी के उन्नत योद्धाओं की उपस्थिति ने एक निश्चित स्तर का दबाव डाला, लेकिन यह अर्थहीन था। लिलिथ की आभा ने उसे पूरी तरह से ढक दिया। उनका कौशल, रिमोर्सलेस, पहले से ही सक्रिय था, जो उन्हें अनावश्यक भावनाओं से सुन्न कर रहा था। नफरत, कड़वाहट,
पछतावा, इनमें से कुछ भी मायने नहीं रखता था। बस एक ही चीज़ बची थी, वो था मकसद। और उसका उद्देश्य बैक टू बैक हत्या करना था। उसने भव्य हॉल को गौर से देखा, उसकी नज़र धन संपत्ति के ढेरों पर पड़ी। सोने के टोकरे, जादुई क्रिस्टल, दुर्लभ रत्न, ये हवेली किसी आपराधिक साम्राज्य के धन से भरी हुई थी। उसकी नज़रें बचे हुए आदमियों पर टिकी रहीं। एक तो पहले ही मर चुका था, बाकी का, वह बैक टू बैक से निपटने से पहले उनमें से कुछ को काटता था। उसने धीरे से सांस छोड़ी। अभी नहीं। वह उस योगिनी को कुछ दिखाना चाहता था। वह उसे दिखाना चाहता था कि वह कितनी दूर आ गया है। डेमन लिलिथ की ओर मुड़ा। अगर आपको परेशानी ना हो तो। उसने एक छोटा सा प्रसन्नतापूर्ण सिर हिलाया। जैसी आपकी मर्जी। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट फैल गई। लेकिन इस सारी मेहनत के लिए आपको मेरी एक अच्छी तारीफ तो करनी ही होगी। वह उपहास किया। आप उस पोशाक में बहुत सुंदर लग रही हैं। लिलिथ ने आंखें घुमाते हुए कहा, झूठा। वह आगे बढ़ी, उसकी पन्ना जैसी निगाहें पांचों आदमियों पर घूम रही थीं, जो बैक टू बैक और उस धनुष पर टिकी थी जो अभी भी उनके हाथ में था, खींचा हुआ और फायर करने के लिए तैयार था। बाकी सब पहले मर सकते हैं। उसकी आवाज़ शांत और बिना किसी हड़बड़ी के थी। जिसे बैक टू बैक कहा गया है, वह आखिर में जाएगा। पहला आदमी, जो एक विशाल तलवार लिए हुए एक शूरवीर था, ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। क्या तुम्हें पता है कि तुम किसे नाराज कर रहे हो? चरकटा परिवार। लिलिथ ने ऊब भरी आह भरते हुए उसकी बात काट दी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया। और उन्हें कभी पता नहीं चलेगा। बैक टू बैक फायर किया गया, लेकिन उस पर नहीं। उसके तीर टूटी हुई खिड़कियों की ओर चले। कांच और भी अधिक टूट गया, लेकिन टूटने के बजाय उसके टुकड़े हवा में लहराने लगे और पानी में डूबते हुए गायब हो गए। लिलिथ की मुस्कान चौड़ी हो गई, उसकी पन्ने जैसी आंखों में तिरस्कार की झलक दिखाई दी। मुझे निराश करना बिल्कुल पसंद नहीं। उसने धीरे से सांस छोड़ी। लेकिन ऐसी कमज़ोर छोटी छोटी तरकीबें मेरी दीवार नहीं तोड़ पाएंगी। उसकी निगाहें धुंधली पड़ गईं। तुम सब मेरे साथ यहाँ फंस गए हो। डेमन बस चुपचाप खड़ा होकर प्रतीक्षा कर रहा था। लिलिथ उन्हें संभालेगा। फिर जब सही समय आएगा, वह उन्हें खत्म कर देगा। बैक टू बैक ने दांत पीस लिए। मौत आ गई है, उसे पता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह हार मान रहे थे। युद्ध सूत्र। उसकी आवाज़ तेज गूंजी। टैंक आगे, बीच में। वह कभी खत्म नहीं हुआ। लिलिथ ने एक हाथ उठाया, और एक क्षण में उसका शरीर पीछे की ओर झुक गया। वह दीवार से टकराया और एक भयानक दरार के साथ अवरोधक से टकराया। जहां इसका संपर्क हुआ, वहां उसकी त्वचा झुलस गई, तथा उसके नीचे जमीन पर ताज़ा खून फैल गया। वह हौंफने लगा और उसके मुंह से खून निकलने लगा। नीचे रहना। डेमन ने मुश्किल से उसकी ओर देखा। उसकी ठंडी आंखें शेष बचे 4 योद्धाओं पर केंद्रित थीं। फिर वह आगे बढ़ा। लिलिथ ने अपना हाथ उठाते हुए आह भरी। हवा फट गई। शुद्ध अंतरिक्ष के ब्लेड एक बहरा कर देने वाली चीख के साथ फट पड़े। अंग उड़ गए। संगमरमर के फर्श पर खून बिखरा हुआ था। एक क्षण में ही सत्ता में अंतर स्पष्ट हो गया। लिलिथ हिली नहीं थी। उसने मुश्किल से एक उंगली उठाई थी। डेमन क्षत विक्षत शवों के पास पहुंचा। उसने अपना खंजर घुमाया और एक के बाद एक जीवन समाप्त कर दिए, क्योंकि यह व्यवस्था उसके दिमाग में गूंज रही थी। तुमने मालोस आर्नी को मार डाला है। तुमने मार डाला है। तुमने मार डाला है। आपका स्तर ऊपर हो गया है। आपने 40 विशेषता अंक प्राप्त किए हैं। आपने कौशल जागृत किया है, छाया कवच। तुमने मार डाला है। चीखें हवा में भर गईं। मेरे पैर रुको, मुझे मत मारो, मैं चरकटाफा के साथ हूँ। उनकी दलीलें अनसुनी कर दी गईं। डेमन को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कोई व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, कोई द्वेष नहीं। इन लोगों ने उसे यातना नहीं दी थी। उन्होंने बार बार उसकी पीठ में छुरा नहीं घोंपा था। उन्होंने उसकी उंगलियां नहीं काटी थीं। वे बस रास्ते में थे। डेमन के हाथ और कपड़े खून से लथपथ थे, उसकी त्वचा से धातु जैसी घनी गंध चिपकी हुई थी। फटे हुए मांस और फटे हुए अंगों की दुर्गंध हवा में फैली हुई थी, जो उसके द्वारा किए गए नरसंहार का प्रमाण थी। पीछे पीछे दबी हुई दहशत में देखा गया। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी। खा जाओ। लड़के की ठंडी, भावनाहीन आवाज़ खून से सने हॉल में गूंज रही थी। बैक टू बैक को ये देखकर गहरा सदमा लगा कि डेमन के नीचे की परछाइयां किसी जीवित प्राणी की तरह मुड़ मुड़ कर लाशों की ओर रेंग रही थीं। स्याह अंधेरे ने बेजान शरीरों को पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। ये केवल उनका उपभोग नहीं कर रहा था, यह उन्हें अवशोषित कर रहा था। डेमन स्थिर खड़ा रहा, भावशून्य भाव से देखता रहा। आपकी छाया पूरी है। आपने 15 विशेषता अंक अर्जित किए हैं। आपने 15 विशेषता अंक अर्जित किए हैं। आपने 15 विशेषता अंक अर्जित किए हैं। आपने ये कौशल हासिल कर लिया है। देखने वाले की निगाहें
आपने 15 विशेषता अंक अर्जित किए हैं। बैक टू बैक मुश्किल से सांस ले पा रहा था। यद्यपि वह युवती के जादू से बंधा हुआ था, हिलने में असमर्थ था, फिर भी वह अपनी दृष्टि उससे हटा नहीं सका। भय ने उसकी छाती पर पंजे मार दिए। वह लड़का जिसे वह कभी जानता था चला गया। यह अब कोई बदला लेने वाला गली का चूहा नहीं था। यह एक राक्षस था, एक निर्दयी हत्यारा, और वह मुस्कुरा रहा था। वह मुझे मारने के लिए यहाँ आया था। डेमन उसकी ओर मुड़ा, उसकी काली पड़ चुकी आंखों में गर्मी नहीं थी। अब उसकी आवाज़ धीमी, लगभग सहज थी। आखिरकार तुम्हारी बारी है, बैक टू बैक। उसकी उंगलियां तलवार के मूठ के चारों ओर मुड़ी हुई थीं। पुराने हिसाब किताब निपटाने का समय आ गया है। बैक टू बैक ने हल्की मुस्कान के साथ डेमन की ओर देखा, हालांकि उसके पेट में बेचैनी थी। लड़के की आंखें ठंडी थीं, बहुत ठंडी। क्या ये वही लापरवाह युवक था जिसे वह पहले जानता था? तो बैक टू बैक ने हल्के स्वर में कहा, तुम हिसाब किताब बराबर करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी लड़ाई कोई और लड़ रहा है। लगता है किसी ने तुम्हें वश में कर लिया है। डेमन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैं वश में नहीं हुआ। बैक टू बैक मुस्कुराया। बस यही था, एक प्रतिक्रिया। वह छोटा सा बच्चा जिसे वह जानता था अभी भी कहीं अंदर था। मुझे बेवकूफ़ बना सकते थे। उसने सिर झुकाया। लेकिन ठीक है, साबित करो। डेमन ने हल्की सी हंसी निकाली। बहुत हो गई चालाकी। तुम कुछ बकवास करोगे, मुझे अपने साथ आमने सामने लड़ने के लिए उकसाओगे, फिर मुझे बंधक बनाकर भागने का मौका ढूंढोगे। बैक टू बैक ने अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, तुम्हारी मालकिन का नाम क्या है? डेमन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। उसका नाम लिलिथ एस्ट्रानोवा है, और वह मेरी रखेल नहीं है। बैक टू बैक की मुस्कुराहट लड़खड़ा गई। एस्ट्रानोवा, ये नाम कौन नहीं जानता होगा। एस्ट्रानोवा परिवार एक ड्यूकल घराना था, बेहद शक्तिशाली। लेकिन उस स्तर के कुलीन का डेमन जैसे निम्नवर्गीय व्यक्ति से क्या संबंध होगा? भागने के बाद उसे इसका पता चल जाएगा। ऐसी स्थिति में बैक टू बैक ने उपहासपूर्वक अपनी बाहें फैला दी, आओ और एक आदमी की तरह अपना बदला ले लो। डेमन ने उसे ठंडेपन से देखा। घमंड मौत की ओर ले जाता है। यह मैंने तुमसे सीखा है। लेकिन मेरे पास आत्मसम्मान है, तो ठीक है, चलो लड़ें। बैक टू बैक ने मुस्कुराहट दबाते हुए लिलिथ की ओर देखा। अजीब, वह दखल नहीं दे रही थी। क्या उसे एहसास नहीं था कि वह भागने का मौका ढूंढ रहा था? डेमन ने अपना खंजर निकाला और बोलने से पहले लिलिथ की ओर देखा। लेकिन उनके शब्द वैसे नहीं थे जैसी बैक टू बैक को उम्मीद थी। उसे और अधिक दबाओ। लिलिथ ने सहजता से अपना हाथ हिलाया और अंतरिक्ष का भारी भार बैक टू बैक के शरीर के चारों ओर कस गया। क्या? डेमन हाथ में खंजर लेकर करीब आया। तुम थोड़ा आराम करो, डेमन ने सपाट लहजे में कहा। मैं अपनी बात पूरी करूंगा। मुझे पहले से ही पता था कि तुम कुछ न कुछ जरूर करोगे, इसलिए मैं तुम्हें बिना किसी शिकायत के देवी के पास भेजकर संतुष्ट था। फिर उसने अपना खंजर उठाया और एक के बाद एक वार किए। तलवार की मूठ से विष फूट पड़ा और वह रुका नहीं। दोबारा और फिर प्रत्येक वार गैर घातक क्षेत्र में किया गया, लेकिन जहर जंगल की आग की तरह फैल गया। बैक टू बैक कर्कश स्वर में बोला, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। यह आप उन मिश्रणों का उपयोग कर रहे हैं जो आपने सीखा है उस कुतिया गोभी से। डेमन ने उसकी बात अनसुनी कर दी और टेंडन और नसों को काटना जारी रखा। शांत रहो, मैं चाहता हूं कि तुम्हारा थोड़ा खून बह जाए। लिलिथ ने क्रूरता को घटते देखा, उसके चेहरे के भाव समझ से परे थे। वह डेमन और उस एल्फ के बीच के इतिहास के बारे में कुछ कुछ जानती थी, लेकिन उसकी क्रूरता को अपनी आंखों से देखना उसके लिए बिल्कुल अलग अनुभव था। बैक टू बैक खांसने लगा, उसके होंठों से खून बह रहा था। तुम लड़ नहीं रहे हो, ठीक है। डेमन का चेहरा भावहीन रहा। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, संकोच नहीं किया। बैक टू बैक को उसे हेरफेर करने का एक भी अवसर नहीं दिया। बस इतना ही काफ़ी है। वह पीछे हट गया और अपने हाथों से खून पोंछने लगा। अब मुझे बस तुम्हारे अधमरे होने तक इंतजार करना है, फिर हम लड़ सकते हैं। बैक टू बैक ने संघर्ष करने की कोशिश करते हुए घुटी हुई आवाज निकाली। डेमन ने उसे आसानी से निहत्था कर दिया, उसके खंजर छीनकर लिलिथ की ओर फेंक दिए। बैक टू बैक के पास सिर्फ उसका धनुष और तरकश बचा, दोनों ही उसकी बाधाओं के आगे बेकार थे। डेमन उसके ऊपर खड़ा था, उसके शरीर से खून की बदबू आ रही थी। इससे पहले कि तुम कहो कि यह अन्याय है, जिंदगी अन्यायपूर्ण है, जो मिलता है उसी में काम चलाना पड़ता है। उसने मजाकिया लहजे में सिर झुकाते हुए मुस्कुराया। ये आपके शब्द हैं, मेरे नहीं। ओह, और वैसे मैं निष्पक्ष खेल रहा हूँ। उसने अपनी ओर इशारा किया। आप प्रथम श्रेणी में हैं, मैं तो इसके आसपास भी नहीं हूँ। ये सबसे उचित है। उसकी परछाई उसके नीचे हिलने लगी।
जाओ और जादुई क्रिस्टल की तलाश करो, उसने आदेश दिया। फिर उसने लिलिथ की ओर देखा। मैं अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कम शुद्धता वाले ले लूंगा। इससे आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? लिलिथ की पन्ना जैसी आंखें बैक टू बैक की ओर चली गईं और वह देख रही थी कि जहर धीरे धीरे अपना असर दिखा रहा है। मुझे लगता है आप छोटे वाले ले सकते हैं। उसने अपनी ठुड्डी थपथपाई। हालांकि मुझे इस बात पर ज्यादा आश्चर्य है कि इतने सारे जादुई क्रिस्टलों को अवशोषित करने से आपको कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। ज्यादातर लोग सिर्फ पहली उन्नति के बाद ही राक्षसों से मैना कोर अवशोषित कर सकते हैं, और यहाँ तक कि पहली श्रेणी की उन्नति वालों की भी एक सीमित सीमा होती है। डेमन ने पलटकर देखा। उसकी परछाई उत्सुकता से पास में रखे एक टोकरे की ओर इशारा कर रही थी। फिलहाल उसे लिलिथ के विश्लेषण में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। उसे दूसरे काम निपटाने थे। उसने तेजी से अपना खंजर टोकरे में घुसा दिया और लकड़ी का ऊपरी हिस्सा खोल दिया, जिससे मध्यम स्तर के जादुई क्रिस्टलों का एक भंडार बाहर आ गया। वे उच्चतम शुद्धता के तो नहीं थे, लेकिन काम चल सकते थे। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने टोकरा अपनी परछाई की ओर पलट दिया। इसने उन्हें तुरंत निगल लिया। एक परिचित सूचना उसकी आंखों के सामने घूम गई। आपने जोड़ 946 मन प्राप्त किया है। जैसे ही उसकी नसों में मन का प्रवाह हुआ, उसके जादुई परिपथों में तेजी से गर्मी का एक उफान उसके शरीर में फैल गया। उसका हृदय शक्ति से भर गया और इस अतिभार ने अंधकार की लहरों को बाहर की ओर लहराने पर मजबूर कर दिया। वह लड़खड़ा गया और कराहते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा। लिलिथ ने हल्की चिंता के साथ देखा, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति शांत बनी रही। हालांकि बैक टू बैक सदमे से कांप उठा। वह डेमन की ताकत बढ़ती हुई महसूस कर सकता था, जबकि उसकी अपनी ताकत उसकी तुलना में कम होती जा रही थी। लेकिन डेमन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने जादुई क्रिस्टलों का एक और बक्सा खोला। उनकी चमक उसके चेहरे पर चमक रही थी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी परछाई आगे बढ़ी और उन सबको निगल गई। और ज्यादा अधिकार, अधिक मन, अधिक ईंधन। आपने जोड़ 999 मन प्राप्त किया है। आपने जोड़ 2452 मन प्राप्त किया है। आपने प्राप्त किया है। आपने प्राप्त किया है। डेमन हौंफने लगा। उसकी सांसें उखड़ रही थीं और वह खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। वह दूसरे टोकरे की ओर बढ़ा। फिर एक और। उसकी परछाइयां उन्हें पूरा निगल गईं। लाखों जेनी मूल्य के जादुई क्रिस्टल बिना किसी हिचकिचाहट के निगल गईं। इस अपार संपत्ति का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। अब तो बिल्कुल नहीं। जो कुछ भी मायने रखता था वह शक्ति थी। जब तक वह रुका, उसका शरीर मन से भर चुका था। वह उससे कहीं अधिक था जितना वह नियंत्रित कर सकता था। उसके चारों ओर परछाइयां घूम रही थीं। उसकी उपस्थिति और भी भारी होती जा रही थी, अपनी गहनता में स्पष्ट। उसके पैरों के पास की परछाइयां गहरी होती जा रही थीं, जिससे उसके आसपास की हवा मानो एक जीवित खाई की तरह विकृत हो रही थी। उसका दिल भर गया था। डेमन ने खाली बक्सों पर नजर डाली। आमतौर पर वह अपनी संपत्ति के नुकसान पर दुखी होता, लेकिन अब उसे केवल एक ही चीज की परवाह थी, वह थी बैक टू बैक। अब इसे खत्म करने का समय आ गया था। उन्होंने अपना सिस्टम पैनल खोला, अपने विशेषता अंक वितरित करने और अपने नए अर्जित कौशल का अध्ययन करने के लिए तैयार। क्योंकि अगली बार जब वह स्थानांतरित हुआ, बैक टू बैक मर जाएगा। डेमन ने अपनी नई शक्ति का भार अपने ऊपर महसूस करते हुए अपने आंकड़े बांटे। प्रत्येक प्रथम श्रेणी की उन्नति से प्रति व्यक्ति 15 विशेषता अंक मिलते थे, जिससे उसके कुल अंक 115 हो जाते थे। उनकी अद्यतन स्थिति स्क्रीन पर परिणाम प्रदर्शित हुए। HP 60/60, मान 14,084/14,084, शक्ति 119+40, चपलता 57+30, गति 100+40, धीरज 35+5, कक्षा छाया 500, छाया भूख स्तर 0%, छाया स्तर 5, स्थिति छायापूर्ण है। विशेषताएं: अम्ब्रा कौशल 5x, निरंकुश छाया बोध, जल उत्सव, बलिदान, छाया नियंत्रण, पाक और छाया कवच, दर्शक की निगाह। लॉक किया गया। गति और ताकत, ये दो आंकड़े थे जिन्हें उसे सबसे अधिक बढ़ाने की जरूरत थी, खासकर बैक टू बैक जैसे खिलाड़ी के खिलाफ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि तो उसे मिले कौशल थे। उसका मानस 14,084 तक बढ़ गया था, इतना कि उसके शरीर से अतिरिक्त ऊर्जा रिसने लगी थी। उसके नए कौशलों में सबसे खास था शैडो आर्मर, जो उसने लेवल अप करने पर हासिल किया था। दूसरा, बिहोल्डर्स गेज, जो उसने एक दुश्मन को निगलने से हासिल किया था। उन्होंने पहला कौशल खोला। कौशल छाया कवच। विवरण: रात को ब्लेड का डर नहीं होता, न ही परछाई वार से घबराती है। अंधेरे में लिपटा हुआ अम्ब्रल अपनी रक्षा स्वयं करता है। कवच स्टील का नहीं, बल्कि मौन और भय का। प्रभाव:
उपयोगकर्ता एक ऐसे कवच में लिपटा होता है जो प्रभाव को अवशोषित करता है और क्षति को नष्ट करता है। ये कवच बदलता और फिर से बनता है, कमजोरियों को मजबूत करता है और आने वाले हमलों की ताकत को कम करता है। यह अंधेरे में पनपता है और प्रकाश की अनुपस्थिति में और भी मजबूत होता है। प्रकार: सक्रिय, कूलडाउन 0 सेकंड। अंततः एक रक्षात्मक कौशल। डेमन ने इसे तुरंत सक्रिय कर दिया। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसकी छाया ऊर्जा समाप्त हो गई और उसके चारों ओर का अंधकार छा गया। उसकी छाया नियंत्रण क्षमता ने सहज ही प्रतिक्रिया दी और स्याही जैसे तनों को उसके रूप के चारों ओर लपेटने के लिए निर्देशित किया। अंधेरा ऊपर उठता गया, उस पर परतें बनाता गया, जब तक कि वह कवच का एक ठोस ढेर नहीं बन गया। ये सिर्फ कवच नहीं था, ये दूसरी त्वचा थी। डेमन अपनी उंगलियां मोड़ते हुए हिल रहा था। परछाइयां उसके शरीर से बिल्कुल चिपकी हुई थीं, उसकी हर हरकत के साथ ढल रही थीं, मानो उन्हें हमेशा से वहां होना ही था। ये स्वाभाविक लग रहा था। यह उसे सामान्य कवच की तरह प्रतिबंधित नहीं करता था, इसमें कोई भार नहीं था, कोई प्रतिरोध नहीं था। फिर भी वह जानता था कि यह स्टील से भी अधिक मजबूत है। उसके मन में एक विचार आया और कवच बदल गया। उसके हाथों पर काले, दांतेदार नुकीले दस्ताने फैले हुए थे। वह एक टोकरे की ओर मुड़ा, अपनी मुट्ठी वापस खींची और घुमाया। टक्कर से टोकरा फटकर टुकड़ों में बिखर गया। लिलिथ ने उसे हल्के मनोरंजन के साथ देखा, लेकिन बैक टू बैक अभी भी जहर से पीड़ित होकर ऐंठने लगा रहा। डेमन ने इस कौशल की आगे जांच की। इसमें कोई कूलडाउन नहीं था, यानी वह इसे अनिश्चित काल तक सक्रिय रख सकता था। हालांकि इसकी दो कमजोरियां थीं। एक, ये प्रकट होने के लिए छाया पर निर्भर था। छाया रहित वातावरण में कवच को बुलाना मुश्किल होगा। दूसरा, इसे खुद को ठीक करने के लिए छाया ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। अगर उसे बहुत ज्यादा नुकसान होता तो उसे बरकरार रखने के लिए और भी ज्यादा छाया ऊर्जा खर्च करनी पड़ती। 3, कोई नकारात्मक बात नहीं थी, ये सरल था। कवच वह रूप ले लेता था जिसकी वह कल्पना करता था जब तक वह कवच था। हालांकि अभी के लिए यह एकदम सही था। डेमन ने कौशल को निष्क्रिय कर दिया और कवच भूल गया तथा आसपास के अंधेरे में वापस पिघल गया। वर्णन सही था, बदलती परछाइयों में लिपटे किसी व्यक्ति को देखना भयानक होगा। फिर भी छाया बोध के जरिए डेमन ने कुछ और भी दिलचस्प बात देखी। कवच सिर्फ काले स्टील जैसा नहीं दिखता था, ये जीवित था। इसकी गतिविधियां लगभग संवेदनशील थीं, अस्वाभाविक रूप से स्थान परिवर्तन, अनुकूलन, सांस लेना। और सामान्य कवच के विपरीत वह इसके आर पार देख सकता था। डेमन ने अपना ध्यान अपनी नई अर्जित कुशलता पर केंद्रित किया। तभी उसे कुछ अजीब बात नजर आई। जब भी वह स्तर ऊपर उठाता तो सिस्टम उसके नए कौशल का वर्णन करते समय जागृत शब्द का उपयोग करता। लेकिन जब वह किसी को खा जाता था और उसका मांस खाता था तो व्यवस्था अर्जित कौशल का उपयोग करती थी। शब्दों में सूक्ष्म अंतर, लेकिन डेमन को इसकी याद नहीं आई। अब वह उत्सुक था। उसने अगला कौशल खोला। कौशल, देखने वाले की निगाह। विवरण: ये कौशल शीत महाद्वीप नॉर्थ के प्राचीन द्वंद्ववादियों से प्रेरित था, जो मानते थे कि सच्ची महारत पाश्विक शक्ति में नहीं, बल्कि सही क्षण को समझने और उसका लाभ उठाने में निहित है। युद्ध की लय के साथ खुद को ढालकर वे सहज ज्ञान और सटीकता से युद्ध की धारा को मोड़ देते थे। प्रभाव: जब आप किसी आने वाले हमले से सबसे कम अंतर से बच निकलते हैं तो दुनिया एक क्षण के लिए धीमी पड़ जाती है, 3 सेकंड तक। इस छोटी सी अवधि में आपकी गतिविधियां बेड़ियों से मुक्त रहती हैं, जबकि आपका प्रतिद्वंद्वी समय के चक्रव्यूह में फंसा हुआ पीछे छूट जाता है। वार करना है, पीछे हटना है, या अपनी स्थिति बदलनी है, यह फैसला सिर्फ आपको करना है, क्योंकि युद्ध आपकी निगाहों पर टिका है। प्रकार: निष्क्रिय, शांत हो जाओ 3 सेकंड। ये कौशल 5x से अलग था। पहली बार इस प्रणाली ने एक अन्य महाद्वीप नॉर्थ का संदर्भ दिया। डेमन की नज़रें धुंधली पड़ गईं जब उसे सुदूर उत्तर में स्थित बर्फीले महाद्वीप की याद आई, एक कठोर और निर्मम भूमि। वहां केवल बलवान ही फलते फूलते थे। उसके लोग उतने ही अधिक थे जितने वे बर्फीले बंजर इलाके जिन्हें वे अपना घर कहते थे। ऐसे योद्धाओं से कौशल प्राप्त करना कुछ मायने रखता था, और यह कौशल देखने वाले की नज़र व्यावहारिक रूप से अजेय था। इसका कोई वास्तविक कूलडाउन नहीं था, या यूं कहें कि कौशल की प्रभाव अवधि और कूलडाउन एक समान थे। इसका मतलब था कि जब तक वह लगातार जरूरी सीमा के भीतर हमलों से बचता रहेगा, वह इसे बार बार सक्रिय कर सकता था। कोई अंतराल नहीं होगा, समय के बारे में उसकी धारणा अंतहीन रूप से विकृत होती रहेगी। हालांकि इसमें एक छोटी सी खामी थी, यह अपने शत्रु पर निर्भर था। इसे चालू करने के लिए डेमन को सबसे कम संभव अंतर से बचना था, एक नज़दीकी चूक। अगर वह बहुत जल्दी या बहुत आसानी से बच निकलता तो ये सक्रिय नहीं होता, और यह समय को रोकता नहीं था, बस उसे धीमा कर देता था।
लेकिन अपने दुश्मनों के लिए ये बिल्कुल कुछ और ही दिखेगा। उनके दृष्टिकोण से उसकी गति अचानक बढ़ जाएगी। उनके लिए डेमन चकमा नहीं दे रहा होगा, वह उनकी प्रतिक्रिया से कहीं अधिक तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। उसकी आंखें बैक टू बैक की ओर घूम गईं, जो अभी भी जहर के कारण ऐंठ रही थीं। इस कौशल के साथ डेमन उसे मारने में सक्षम होगा, आसानी से। वह बैक टू बैक की लड़ाई शैली से परिचित थे। वह जानता था कि उसने कैसे हमला किया, उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त की, उसने कैसे सोचा। अपने मौजूदा कौशल, अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोर स्थिति और इस नई शक्ति के साथ डेमन जीतेगा। वह अंततः बैक टू बैक की छाया से बाहर निकलेगा, और वह उससे उन सभी समयों का भुगतान करवाएगा जब उसने उसके साथ अन्याय किया था। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये व्यक्तिगत था। डेमन ने गहरी सांस ली। उसके निरंकुश कौशल ने उसकी भावनाओं को कुंद कर दिया, और केवल एक ठंडा, गणनात्मक तर्क बचा जिसने उसके मन को स्थिर किया। न कोई क्रोध था, न कोई झिझक, केवल स्पष्टता। उसने लिलिथ की ओर देखा और उसे हल्का सा सिर हिलाया। उसने उस पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं, लेकिन अंततः बैक टू बैक को अपने शून्य गुण जादू की घुटन भरी पकड़ से मुक्त कर दिया। जैसे ही जादू हटा, बैक टू बैक लड़खड़ा गया, उसका शरीर जोर जोर से कांपने लगा। उसे खांसी आ रही थी, उसकी सांसें उखड़ रही थीं, खून की कमी और जहर से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसके आसपास की हवा में लोहे और सड़न की गंध थी, उसके जख्मों ने उसके फटे कपड़ों को ताज़ा लाल रंग में भिगो दिया था। डेमन ने उसकी नज़र से नज़र मिलाई। बैक टू बैक, चलो इसे द्वंद्व युद्ध से सुलझाते हैं, तुम और मैं। निष्पक्ष और स्पष्ट। कमज़ोर एल्फ बड़ी मुश्किल से खुद को सीधा खड़ा कर पाया। उसके घुटने लड़खड़ा रहे थे, लेकिन उसकी तेज थकी हुई आंखें बर्फीली चमक के साथ डेमन पर टिकी थीं। तुम इसे निष्पक्ष और स्पष्ट कहते हो? उसकी आवाज़ कमज़ोर थी, मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर। उसके बाद आपने अपने प्रतिद्वंद्वी को जहर दिया। डेमन ने उपहास किया। ठीक है, मैं तुम्हें सांस लेने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ। वह कुछ कदम पीछे हट गया। मैं तुम्हें कुछ दूरी भी दूंगा। बैक टू बैक जानता था कि इसे मेहरबानी समझना ठीक नहीं। यह कोई एहसान नहीं था, यह एक जाल था। वह जितनी देर वहां खड़ा रहेगा, उसके शरीर में उतना ही जहर फैलता जाएगा और उसका खून उतना ही ज्यादा बहेगा। डेमन बस समय को अपना काम करने दे रहा था। डेमन मुस्कुराया, ये रहे नियम। हम 60 सेकंड तक चलते हैं, फिर शुरू करते हैं। उसने अपना सिर लिलिथ की ओर घुमाया। तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ऊंची आवाज में बोला, लिलिथ, हस्तक्षेप मत करो, भले ही मैं मर जाऊं। बैक टू बैक ने फिर से खांसने से पहले एक सूखी हंसी निकाली, उसके होठों पर खून के छींटे थे। ये झूठ था। डेमन भले ही घमंडी दिख रहा हो, लेकिन वे दोनों जानते थे अगर वह सचमुच मरने वाला था तो लिलिथ बीच में आ जाएगी। यह कोई निष्पक्ष लड़ाई नहीं थी। डेमन को अपनी ताकत साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बस उसे कुछ साबित करना चाहता था। योगिनी ने एक पतली, थकी हुई मुस्कान छोड़ी। अभी भी वही छोटा मोटा बदमाश है ना? डेमन कभी माफ करने या भूलने वाला नहीं था। उसके साथ एक नाराजगी हमेशा के लिए थी। ठीक है, चलो लड़ते हैं। मांसपेशियों में जलन के बावजूद बैक टू बैक ने अपना रुख सीधा किया। मैं आज मर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम खून के प्यासे छोटे बच्चे। डेमन ने चुपचाप सिर हिलाया और मुड़ गया। उसके कदमों की आहट भव्य हॉल में गूंज उठी। बैक टू बैक ने डेमन के कदमों की लय को ध्यान से सुना, जब तक कि वे अचानक गायब नहीं हो गए। उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। अभी भी वही सड़क चालें इस्तेमाल कर रहे हो, है ना? डेमन कभी भी निष्पक्षता से लड़ने वाला नहीं था। वह सीधे वार नहीं करता था। वह अंधेरे में गायब हो जाता था और पीछे से हमला करता था, जहां से इसकी उम्मीद कम से कम होती थी। बैक टू बैक ने अपना धनुष उठाया और कांपती उंगलियों से 2 तीर निकाले। उसके अंग पत्थर जैसे हो गए थे, चक्कर से उसका सिर भारी हो गया था। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी। जहर काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वह ऊपर स्थित जुड़वां चंद्रमाओं की धुंधली चमक से निर्देशित होकर चांदनी छाया में आगे बढ़ा। उसकी नज़र बालकनी में ऊपर खड़ी लिलिथ एस्ट्रानोवा पर पड़ी। वह एक सौम्य, उदासीन भाव से दृश्य को देख रही थी, लेकिन वह सच्चाई जानता था। अगर ऐसा लगता कि वह जीत रहा है तो वह उसे मार डालेगी। वह यहाँ देखने नहीं आई थी। वह ये सुनिश्चित करने आई थी कि डेमन हार न जाए। कोई बात नहीं, मुझे बस उसकी प्रतिक्रिया से पहले ही इसे खत्म करना होगा। उसके होठों पर एक जानबूझकर मुस्कुराहट आ गई। लिलिथ को पता था कि डेमन कहाँ है, और उसकी निगाह की दिशा से उसने भी ऐसा ही किया। उत्तम। बैक टू बैक ने उसकी सांसों को स्थिर किया, उसके शरीर को स्थिर रहने पर मजबूर किया। वह हिला तक नहीं। वह ऐसा नहीं कर सकता था। अपनी चोटों के कारण कोई भी अचानक हरकत उसे नीचे गिरा सकती थी।
इसलिए वह इंतजार करने लगा, धनुष तानकर, उंगलियां डोरी पर तनी हुई। जिस क्षण डेमन ने अपना कदम उठाया, वह गोली चला देगा और इसे खत्म करो। डेमन को ठीक से पता था कि बैक टू बैक कैसे लड़ा जाता है, और यही कारण है कि वह नहीं कर सका जिसकी एल्फ को उम्मीद थी। सालों से डेमन ने अनगिनत बार उसे मारने की कल्पना की थी। हर परिदृश्य, हर चाल, हर संभावना, उसने अपने मन में बार बार उन सब की कल्पना की थी। उन्होंने सिर्फ बैक टू बैक से ही नहीं सीखा था, उन्होंने उसका अध्ययन किया था, उसका विश्लेषण किया था, उसे समझा था, और अब वह इसका इस्तेमाल उसके खिलाफ करेगा। डेमन हमेशा से ही अप्रत्याशित रहा था, लेकिन इस बार उसने एक पैटर्न तैयार किया, बैक टू बैक के लिए एक झूठी ले जिसे पहचानना, विश्लेषण करना और भविष्यवाणी करना था। लेकिन उस दिखावे के नीचे उसका असली हमला इंतजार कर रहा था। योगिनी को कुछ पता नहीं था। बैक टू बैक ने अपना धनुष स्थिर रखा, आंखें एक ही दिशा में गड़ाए। डेमन ने पीछे से हमला नहीं किया। एल्फ को यही उम्मीद थी। इसके बजाय वह विपरीत दिशा से चला गया। जैसे ही डेमन छुपकर बाहर आया, बैक टू बैक ने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपने शरीर को घुमाया और बिना किसी हिचकिचाहट के तीर चला दिया। तीर हवा को घातक सटीकता से चीरता हुआ आगे की ओर चला, और जैसे ही ऐसा हुआ, डेमन ने इसे महसूस कर लिया। हत्या का इरादा पहले से कहीं अधिक तीव्र है, वेंडिगो से ज्यादा शांत, लेकिन कहीं ज्यादा परिष्कृत। ये शुद्ध था। जब तक उसे इसका आभास हुआ, तीर उस पर लग चुका था। डेमन की सहज बुद्धि जाग उठी। उसने अपना सिर घुमाया, लेकिन गोली उसके गाल को छूते हुए बाल बाल बच गई। छिछले घाव से खून टपक रहा था। 5x चपलता के लिए उसका शरीर तेजी से चलने लगा, और दुनिया दर्शक की निगाह के प्रभाव में धीमी हो गई। लेकिन उसने हमला नहीं किया। उसने अपना बायां हाथ अपनी छाती पर रख लिया। एक हल्की सी आवाज उसके बाएं हाथ पर लगी, एक और तीर। डेमन ने नीचे देखा। उसके कवच ने उसे रोक दिया था, लेकिन बल ने अभी भी उसके शरीर में एक झटका दिया। पहला तीर छलपूर्ण था। ये बैक टू बैक का खास स्किल था। वह कभी भी सिर्फ एक ही शॉट पर निर्भर नहीं रहता था। दूसरा शॉट हमेशा असली वार होता था। चकमा देना बेकार था, वह कभी चूकता नहीं था। लेकिन डेमन को ये पहले से ही पता था। उसका दिमाग सोचने से पहले ही उसका हाथ हिल गया। उसकी कलाई के एक झटके से एक खंजर उड़ गया। मैजिसाइड ब्लेड हवा में घूमकर सीधे बैक टू बैक के सिर की ओर गया। योगिनी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और धनुष को मोड़ने के लिए उठाया। खंजर लकड़ी के फ्रेम से टकराया और बिना किसी नुकसान के घूम गया। लेकिन यह वही था जो डेमन चाहता था। इससे पहले कि बैक टू बैक अपनी बाहें नीचे कर पाता, दूसरा खंजर उसकी छाती में घुस गया। बैक टू बैक की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हाथ बदल लिया। उसके होठों से खून बहने लगा और उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। हे हा, वह घुटी हुई हंसी हंस पड़ा। उसकी अपनी चाल उसके खिलाफ इस्तेमाल की गई। उसके गले से एक गहरी, कर्कश कराह निकली जब उसका शरीर दीवार से टकराया और उसका धनुष उसकी पकड़ से फिसल गया। डेमन आगे बढ़ा। उसने अपने बाएं हाथ से तीर को फाड़ दिया। खून ठंडे पत्थर के फर्श पर टपक रहा था। बैक टू बैक दर्द के बावजूद मुस्कुराया। हे शाबाश छोटू। उसकी आवाज़ भारी और कमज़ोर थी। तुमने ये जीत लिया। वह खांसने लगा। उसके होंठों पर खून के धब्बे लग गए। आखिरकार तुमने मुझे हरा दिया। डेमन उसके ऊपर खड़ा था। उसका चेहरा शांत था, बहुत शांत। लेकिन उसकी मुट्ठियां इतनी कसकर बंद थीं कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंस गए थे, तथा उसकी उंगलियों के बीच खून जमा हो गया था। बैक टू बैक की मुस्कुराहट फीकी नहीं पड़ी। उसने अपना सिर दीवार से टिका लिया। उसकी सांसें उथली और उखड़ी हुई थीं। हे क्या बात है बच्चे। अब उसकी आवाज़ धीमी हो गई थी। लग रहा है तुम रोने वाले हो। डेमन की आंखें जल गईं। बेरहम, निष्क्रिय। उसके हाथ कांपने लगे। उसका जबड़ा कस गया। काफी देर तक, भारी क्षण तक वह कुछ नहीं बोला। फिर अंत में, चुप रहो, मुझे जाने दो, कमीने आह। एक छोटा सा शरीर ठंडे, कठोर फर्श पर गिर पड़ा। डेमन कराह उठा। उसकी पसलियों में दर्द हो रहा था। जैसे ही उसने खुद को ऊपर धकेला, उसके फटे कपड़े धूल और खून से सने हुए थे। उसकी बाहें कांप रही थीं, चोटों से भरी हुई थीं, लेकिन उसकी नीली आंखें विरोध से जल रही थीं। उसके ऊपर बैक टू बैक खड़ा था। उसके होठों के कोनों पर एक मुस्कुराहट खींची हुई थी। एल्फ ने डेमन का कॉलर पकड़ा और उसे घसीटते हुए आगे की ओर ले गया और उसे एक मंद रोशनी वाले कार्यालय के लकड़ी के फर्श पर धकेल दिया। कमरे के बीचों बीच, एक भारी ओक मेज के पीछे, एक आदमी बैठा था, बॉस। चौड़े कंधों और घनी दाढ़ी वाला उनका विशाल शरीर ऐसा लग रहा था मानो किसी पेड़ से तराशकर बनाया गया हो। उनकी कुर्सी पर एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी रखी थी, जिसकी धार मोमबत्ती की रोशनी में चमक रही थी। बैक टू बैक ने हंसते हुए डेमन को आगे की ओर धकेला।
मालिक, ये छोटा सा बदमाश आपकी इजाज़त के बिना अल्बेडो फैमिलिया में घोटाला करने की कोशिश कर रहा था। उसने व्यंग्य किया। सुना है उसने पूरे 70,000 ज़ेनी लूट लिए हैं। डैमन की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या? नहीं, उसने मुझे फंसाया। वह था। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बैक टू बैक ने उसके पेट पर जोरदार लात मारी। डैमन हौंफते हुए घुटनों के बल गिर पड़ा और अपने पेट को पकड़े रहा। उसके कान में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। दोष ले लो, छोटे। बैक टू बैक की आवाज़ एक शांत धमकी थी। आप नहीं चाहते कि समूह के बाकी लोग आपकी प्यारी छोटी बहन के बारे में जानें, है ना? डैमन की सांसें रुक गईं। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बंध गईं। उसकी बहन, उसका एकमात्र परिवार, उसकी कमजोरी। मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसकी आवाज़ घृणा से भरी हुई थी। बैक टू बैक ने ठहाका लगाते हुए अपने बालों को झटकते हुए कहा, हाँ, ज़रूर आप ऐसा करेंगे। वह बॉस की ओर मुड़ा। तो हम इस बच्चे के साथ क्या कर रहे हैं, बॉस? अरे, इसे पीटने से काम चल जाएगा। बॉस ने आह भरी। वह अपनी कुर्सी से उठे, डैमन के ऊपर खड़े होकर ठंडी निगाहों से नीचे देखने लगे। वह उपयोगी है, बॉस ने बुदबुदाया। जिद्दी, लेकिन उपयोगी। मैं उसके शरीर की हर हड्डी तोड़ सकता हूँ और फिर भी यहाँ का फैंटम विद्रोही बना रहेगा। फिर, बिना किसी चेतावनी के उसने डैमन की पसलियों पर लात मारी। बल के कारण वह फर्श पर फिसल गया, उसकी सांसें रुकने लगीं और सीने में दर्द होने लगा। डैमन को जोर से खांसी आई, उसके गले में पित्त चढ़ गया। बॉस ने निराशा में अपना सिर हिलाया। किस तरह के माता पिता ने तुम जैसे बदमाश को जन्म दिया? डैमन ने अपने दांत पीस लिए। दर्द के बावजूद उसने अपना सिर उठाया। उसकी निगाहें बर्फ की तरह अटल थीं। शायद वही जिसने आप जैसे किसी को पाला है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बैक टू बैक ने आह भरी। इस बच्चे की इच्छा मृत्यु की है। बॉस का भाव उदासीन रहा, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ अस्पष्ट सा भाव उभर आया। उसने डैमन को पहले भी ऐसा करते देखा था, अपनी सीमाओं को परखते हुए, खुद को अपरिहार्य बनाने के लिए बस इतना ही प्रयास करते हुए। ये लापरवाही थी, लेकिन ये चतुराईपूर्ण भी था। बैक टू बैक हंसा। चलो, उसके स्तर तक मत गिरो, बॉस। बस उसे पीट दो और जाने दो। उसे अभी भी तुम्हारे लिए कुछ काम निपटाने हैं, है ना? बॉस ने अपना सिर हिलाया। नहीं, इस बार नहीं। वह अपनी मेज़ पर पीछे की ओर झुक गया। 3 उंगलियां काट दो, फिर उसे 1 हफ्ते के लिए तहखाने में डाल दो। डैमन की मुट्ठियां और भी कस गईं। बॉस मुस्कुराया। 2 हफ्ते हो जाएंगे। कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं। अगर पिटाई से नहीं सीखता, तो देखते हैं भूख और अकेलेपन से कैसे सीखते हैं। बैक टू बैक थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर आह भरकर सिर हिलाया। उसने अपना खंजर निकाला और डैमन की कलाई पकड़ ली। डैमन ने उसे घूरा। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, डर से नहीं, बल्कि गुस्से से। मैं कसम खाता हूँ, बैक टू बैक मैं तुम्हें मार डालूंगा। योगिनी ने आह भरी। हाँ हाँ, स्थिर रहो। कम मात्रा में औषधि से साफ घाव को फिर से जोड़ना आसान होता है। तब 3 उंगलियां जमीन पर गिर गईं। खून बह गया। डैमन की दृष्टि धुंधली हो गई। दर्द उसकी नसों में दौड़ गया, एक आग उसकी इंद्रियों को भस्म कर रही थी। लेकिन वह चिल्लाया नहीं। उसने उन्हें संतुष्टि नहीं दी। वह अपने खून से सने हुए धड़ को पकड़े हुए था और उसकी आंखें ठंडी थीं। बैक टू बैक ने उपहास किया और अंतिम, क्रूर मुक्का मारा। अंधकार ने डैमन को पूरी तरह निगल लिया। ठंडा, गीला, अंधेरा। जब डैमन जागा तो उसके पूरे शरीर में दर्द हो रहा था। हवा गंदगी और सड़न से भरी हुई थी। मानव मल की बदबू से उसकी नाक बंद हो गई थी, जिससे उसे उबकाई आ रही थी। दीवारें नम थीं, उसे जकड़ रही थीं, दम घुट रहा था। चारों ओर घना अंधेरा था। उसकी उंगलियां, डैमन की सांसें रुक गईं जब उसने अपना हाथ बढ़ाया। वे वापस आ गए थे। जुड़ा हुआ, पट्टी बंधी हुई है, लेकिन अकड़न है। क्या बकवास है? अंधेरे से एक उपहासपूर्ण आवाज़ गूंजी। ओह, तुम जाग रहे हो। एक के पीछे एक। डैमन के दांत आपस में पिस गए। एल्फ हंसा। मैंने तुम्हारी उंगलियां जोड़ने के लिए एक औषधि का इस्तेमाल करने का बीड़ा उठाया था। और हाँ, उस औषधि के लिए तुम मेरे ऋणी हो। डैमन ने अपना जबड़ा कस लिया। क्या मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ? उसकी आवाज़ धीमी और जहरीली थी। तुम ही हो जिसने मुझे फंसाया है। मैं तुम्हारी वजह से इस मुसीबत में फंसा हूँ। बैक टू बैक ने उपहास किया। आह आह आह। अब सावधान। उसकी आवाज़ हल्की और मज़ेदार थी। छोटी लूना को मत भूलना। हम नहीं चाहेंगे कि जिन लोगों को तुमने पार किया है वे उसके बारे में जाने, है ना? डैमन की मुट्ठियां हिल गईं। इस तरह बैक टू बैक ने नियंत्रण बनाए रखा, डैमन की दुखती रग पर हाथ रखकर। उसकी बहन, बैक टू बैक ने गुनगुनाया, खैर, अपने प्रवास का आनंद लो, बच्चे।
वह बाहर जाने के लिए मुड़ा और बाहर निकलते समय रुक गया। ओह, और कुछ सलाह? उसकी मुस्कुराहट सुनाई दे रही थी। अपने पेशाब को संग्रहित करने का प्रयास करें। डैमन ने पलकें झपकाईं। 1 हफ्ते तक भूखे रहने के बाद यह एक अच्छा पेय है। ये 2 हफ्ते तक पर्याप्त रहेगा। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। ताला अपनी जगह पर लग गया। डैमन अंधेरे में अकेला बैठा था और काफ़ी समय बाद पहली बार उसे याद आया कि नरक कैसा लगता है। 2 हफ्ते। डैमन इतने लंबे समय तक भूखा रहा। जब तक उसे घसीटकर बाहर निकाला गया, वह गंदगी से सना हुआ था, कचरे की बदबू से भरा हुआ था और आधा मरा हुआ लग रहा था, ज़्यादातर इंसान से ज़्यादा एक लाश जैसा। वह बाहर नहीं गया। उसे बैक टू बैक खींचकर बाहर निकाला गया। किसी तरह 2 दिन बाद वह फिर से उठ खड़ा हुआ। बेशक इसका सारा श्रेय बैक टू बैक को जाता है, और बैक टू बैक को उसे फिर से इस्तेमाल करने के लिए बस यही सब चाहिए था। और फिर से इस तरह उनका रिश्ता वर्षों तक चलता रहा। बैक टू बैक ने उसे अनगिनत बार इस्तेमाल किया था और हर बार डैमन उस कमबख्त एल्फ को मार डालना चाहता था। लेकिन हर बार जब वह इसके बारे में सोचता तो एल्फ बस मुस्कुरा कर कहता, कोई शाश्वत दोस्ती नहीं होती, केवल शाश्वत लाभ होते हैं। मानो वे शुरू से ही दोस्त थे। जैसे कि वह समय जब उसने उसे निश्चित मृत्यु के लिए तैयार कर दिया था, तथा इसे उसकी क्षमता की किसी विकृत परीक्षा के रूप में हंसी में उड़ा दिया था। तुम बच गए, है ना? अरे, मुझे तो लगा था कि वे तुम्हें 5 मिनट में मार डालेंगे। लगता है मैं किसी का 1-2 ज़ेनी का कर्जदार हूँ। या वह समय जब उसने डैमन को बेच दिया था। तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें बेच दिया? नहीं, नहीं, मुझे तो बस एक बेहतर सौदा मिल गया। कोई बुरा मत मानना, हर दिन मनोवैज्ञानिक हेरफेर का खेल था। डैमन के दिमाग को तब तक घुमाया जाता था जब तक कि वह मुश्किल से समझ पाता कि असलियत क्या है। उसे गुमराह किया जाता था, उसे यकीन दिलाया जाता था कि वह एल्फ का कर्जदार है। जब भी वह हिचकिचाता, जब भी वह जरा सी भी भावना प्रकट करता, उसका मजाक उड़ाया जाता था। तुम रोना चाहते हो? बोलो। शायद अगर तुम अंततः अपना अहंकार छोड़ दोगे तो वे अगली बार केवल एक उंगली ही लेंगे। डैमन अपनी नाराजगी कभी नहीं भूला। उसने हमेशा उसका पूरा बदला चुकाया। और आज रात बैक टू बैक उसके सामने पड़ा था, धंसा हुआ, खून से लथपथ, मुश्किल से जीवन से चिपका हुआ। फिर भी डैमन का दिल मरोड़ उठा। उसे चोट पहुंची, क्योंकि चाहे वह इस दुष्ट योगिनी को कितना भी मारना चाहता हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि अपने विकृत तरीके से बैक टू बैक ने भी उसकी रक्षा की थी। और यही कारण था कि उसने एल्फ को मरने से पहले उसे रोते हुए देखने का संतोष नहीं दिया। डैमन ने तेजी से सांस छोड़ते हुए अपने ब्लेड से खून पोंछा। उसने मरते हुए एल्फ को घूरा और ठंडे स्वर में बुदबुदाया, जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए बस कुछ शब्द हैं। कोई शाश्वत लाभ भी नहीं है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। और अंदाज़ा लगाओ, तुम बकवास शो। खंजर पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई। मैंने वास्तव में दोस्त बनाए। बैक टू बैक के होठों पर एक पतली, रक्तिम मुस्कान आ गई। क्या ये सही है? तुम्हारे लिए अच्छा है। वह कमज़ोर खांसी से बोला, उसकी ठुड्डी से खून टपक रहा था। अगर मैं उनकी जगह होता तो मैं उनकी पीठ देखता। हा, या वे सिर्फ एक कल्पना है? वह हौंफते हुए बोला, आपकी कल्पना की उपज। उसकी आधी बंद आंखें जमीन पर बिखरे पड़े शवों पर घूम रही थीं। डैमन के वध के बाद की स्थिति। तुम सचमुच बहुत छोटे राक्षस निकले, बैक टू बैक ने बड़बड़ाया। मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी, पता है। पर खैर, उसने हल्की सी हंसी, उसकी आवाज़ फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। मैं अब लगभग मर चुका हूँ। डैमन ने अपनी मुट्ठियाँ भींच लीं। बैक टू बैक की सांसें धीमी होती जा रही थीं, उथली होती जा रही थीं। उसकी धुंधली होती आंखें शून्य में घूर रही थीं और वह बड़बड़ा रहा था, अरे छोटू, क्या तुम अभी भी वहाँ हो? मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ। क्या मैं एक छोटा सा एहसान मांग सकता हूँ? चले जाओ, मैं अब तुम्हारा कोई उपकार नहीं करूँगा। उसके शब्दों पर योगिनी मंद मंद मुस्कुराए, उसके पीले होठों पर खून के धब्बे लग गए। पता है, मैं दुआ करता था कि तुम हत्यारा न बनो। भगवान जानता है कि तुम में ऐसी प्रवृत्ति थी। उसकी आवाज़ भारी थी, मुश्किल से फुसफुसाहट से ऊपर। तो कैसा लगा जब तुमने किसी की जान ले ली? डैमन की उंगलियां कांपने लगीं। एक पल के लिए वह हिचकिचाया, फिर उसने उत्तर दिया, कुछ नहीं। उसने सांस छोड़ते हुए कहा, मुझे संतुष्टि महसूस हुई। ये सच था, पहला व्यक्ति जिसे उसने अपने हाथों से मारा था वह लाक नहीं था। लाक की मौत उसकी परछाई से हुई थी, और कामिन वेले की भी नहीं। पहली जान जो उसने स्वेच्छा से ली थी वह इसहाक की थी। और जब उसने ऐसा किया तो उसे लगा कि उसकी गलती साबित हुई है। इसमें कोई अपराध बोध नहीं था, जैसे कि जब उसकी परछाई ने कामिन वेले को मार डाला था।
इसमें कोई संदेह नहीं था, जैसे कि जब उसकी छाया ने लाख को मार डाला था। केवल निश्चितता। बैक टू बैक हंस रहा था, हालांकि उसका शरीर जवाब दे चुका था। आखिरी सलाह, एक ऐसे व्यक्ति से जिसने अपनी जिंदगी खून में बिताई है। उसने धीमी, तेज सांस ली। जिसका कत्ल करो, उसका चेहरा कभी मत भूलना। वो गुमनाम नहीं है, वो भी इंसान है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जब उसने अपने गले में लटकन को पकड़ने की कोशिश की तो उसकी छाती से खून बहने लगा। युद्ध, युद्ध एक भयानक चीज है, वह कर्कश स्वर में बोला। याद रखना बच्चे, युद्ध के मैदान में सम्मान जैसी कोई चीज नहीं होती। हत्या करने में कोई सम्मान नहीं होता। वह खांसने लगा, उसके होंठ लाल हो गए। ये सिर्फ एक झूठ है जो वे हमें बताते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को मारते रहते हैं। उसका कांपता हुआ हाथ आगे बढ़ा। ये लो, मेरी आखिरी इच्छा, इसे सिल्वर ग्लेड्स ले जाओ। इसे मेरे लिए स्टील हॉल्स में लौटा दो, ठीक है? बस उन्हें बता दो। वह हल्के से मुस्कुराया। उन्हें बताओ कि यह तुम्हें एक दोस्त से मिला है। डेमन ने अपना सिर नीचे कर लिया। नहीं। बैक टू बैक फिर भी मुस्कुराया। धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करूंगा। उसकी आंखें चमक उठीं, दूर, अकेंद्रित। लेकिन उसकी सांस अभी भी चल रही थी। लगता है मैं थोड़ी देर और रुक सकता हूँ। क्या काम खत्म करने में कोई आपत्ति है? डेमन ने अपने होंठ काट लिए और अपने खंजर को कसकर पकड़ लिया। फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उसने योगिनी का गला काट दिया। उसके हाथ और शरीर खून से लथपथ थे। आपने वेलित सिलोरा को मार डाला है। डेमन स्थिर खड़ा रहा। उसका सिर झुका हुआ था, उसके हाथ उसकी बगलों में भींचे हुए थे। उसके चेहरे पर एक आंसू बह निकला। एक के बाद एक हत्या करना आसान था, उसे मरते हुए देखना कठिन था। उसने आंसू पोंछ दिए। वह नहीं चाहता था कि लिलिथ एस्ट्रानोवा उसे देखे। चुपचाप उसने नीचे हाथ बढ़ाया और पेंडेंट उठाकर अपनी जेब में रख लिया। उसने बैक टू बैक को बरसों से इसे रोज पहने देखा था। उसकी नज़र शव के पास रखे धनुष और तरकश पर गई। उसने तरकश को आज़ाद कर दिया। एक स्थानिक जादुई कलाकृति, यह अपने अंदर किसी और जगह तीर रख सकती थी। धनुष अपने आप में कुछ खास नहीं था, बस साधारण लकड़ी का, बेकार। लेकिन तरकश, लगता है आखिरकार मेरे पास अपने शापित अयस्क तीरों को रखने के लिए एक सुरक्षित जगह है। उसने बैक टू बैक के बेजान रूप को देखा। वह अभी भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाया था। वह उससे नफरत करता था, लेकिन साथ ही वह उसका सम्मान भी करता था। उसका सबसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी, शायद यह उसका सबसे करीबी दोस्त था। उसकी परछाई उसके नीचे टिमटिमा रही थी, भूख से हिल रही थी। धीरे धीरे उसने बैक टू बैक के शरीर को निगल लिया। आपने 15 विशेषता अंक अर्जित किए हैं। आपने कौशल हासिल कर लिया है, मृत आंख। डेमन ने अपना पैनल खोला और अपने सभी अंक ताकत के अनुसार बांट दिए। फिर उसने कौशल के विवरण की जांच की। कौशल, मृत आंख। विवरण, वेलिथ सिलोरा के रूप में जन्मे, वह कभी एक गौरवशाली एल्वेन निशानेबाज थे, सिल्वर ग्लेड्स के संरक्षक। लेकिन युद्ध ने सब कुछ छीन लिया, उनका घर, उनका सम्मान, उनका नाम। अपने अतीत की राख में वह बैक टू बैक बन गए, एक ऐसा भाड़े का सिपाही जो कभी चूकता नहीं। चूकने का मतलब था मौत। उनके तीर अब चेतावनी नहीं, केवल अंतिम निशानेबाजी देते थे। प्रभाव, दूर से निशाना साधते समय या प्रक्षेप्य फेंकते समय उपयोगकर्ता की दृष्टि तेज हो जाती है, जिससे एक मार्गदर्शक रेखा दिखाई देती है जो लगभग अचूक प्रहार सुनिश्चित करती है। इससे सटीक निशाना साधा जा सकता है, जिससे दुश्मनों के लिए बच निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। प्रकार, सक्रिय। शांत हो जाओ। 0 सेकंड। डेमन शब्दों को घूरता रहा। अंततः बैक टू बैक की कुछ बुदबुदाहटें समझ में आईं। उन्हें पढ़ने से उन्हें समाधान मिला। जहां तक कौशल की बात है, डेमन ने अपना खंजर उठाया और उसे फेंकने की तैयारी करने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उसके सामने एक लाल रेखा प्रकट हो गई, जो उसके खंजर की सटीक दिशा को चिन्हित कर रही थी, जहां वह गिरेगा। एक शक्तिशाली कौशल। क्या ये वही था जो बैक टू बैक ने तब किया था जब वह प्रथम श्रेणी में आगे बढ़ा था? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। खत्म हो गया। उसने तरकश अपनी पीठ पर लटकाया, धनुष उठाया और चलना शुरू कर दिया। वह उसे दफनाने के लिए जगह ढूंढ लेगा। यह उस तीरंदाज की कब्र है जो सम्मान के बिना जिया, और जिसने उसे भी ऐसा ही करना सिखाया। लिलिथ एस्ट्रानोवा उसके बगल में टेलीपोर्ट हो गई, उसकी नज़र तुरंत उस पर पड़ी। डेमन निश्चल खड़ा रहा, खामोश। जिस तरह से वह वहां खड़ा था, उसमें कुछ था, एक शांत, खोखला दुख जिसने उसे झिझकने पर मजबूर कर दिया। वह बोलने ही वाली थी कि उसने पहले ही बोल दिया। उसकी आवाज़ शांत थी। सिल्वर ग्लेड्स कहाँ है? वह रुकी और एक क्षण सोचने के बाद उसे याद आया कि वह उस स्थान के बारे में क्या जानती थी। ये हरे भरे महाद्वीप में है, उसने कहा। समुद्र के किनारे एक जमीन, सेंट्रोस के सामने।
जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, इसने कई लड़ाइयाँ झेली हैं, राक्षसों से, आक्रमणकारियों से, जो योरवास पर हमला करना चाहते थे। उसकी नज़रें उस स्थान पर चली गईं जहां बैक टू बैक था। अब वहां अंधेरे का एक कुंड था, क्योंकि डेमन की परछाई ने उसके आखिरी निशानों को भी निगल लिया था। वह वहीं से रहा होगा। डेमन ने हल्की सी सहमति दी। अच्छा, ऐसा है। गहरी सांस लेते हुए वह सीधा हुआ। वह क्षण खत्म हो चुका था। चलो, लूट का माल इकट्ठा करें और चलें। उसका स्वर बदल गया, अब वह अधिक व्यावसायिक हो गया। यहाँ के लोगों के साथ एक नया समूह निश्चित अंतराल पर आता है। हमें उन सभी चीज़ों को हटाना होगा जिनका इस्तेमाल वे हमें ढूंढने के लिए कर सकते हैं। जहाँ तक लूट की बात है, उसकी नज़र पास में रखे बक्सों पर पड़ी, जो धन, संसाधनों और उन सभी चीज़ों से भरे हुए थे जो उनके दुश्मनों ने जमा कर रखी थीं। फिर उसने लिलिथ की ओर देखा। आशा करते हैं कि आप ये सब संग्रहित कर सकेंगे। वह मुस्कुराए। मैं कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत सारा मन खर्च होगा। डेमन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। क्या मुझे चिंतित होना चाहिए? लिलिथ ने अपना हाथ उठाया, उनके चारों ओर जादू की शक्ति भर गई। यहाँ मेरे पास नहीं है, उसने सहजता से कहा। मेरे पास तो ज़रूरत से ज़्यादा है।